तो नमस्ते फिजियोस, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सीबीसी रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन। देखो, सीबीसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट। मतलब हमारी जो ब्लड में जितनी भी सेल्स हैं, जैसे कि हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, उनका काउंट बताता है। उससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि क्या डिजीज़ है, वायरल है या फिर बैक्टीरियल है, या फिर हमारा हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, कम है, वीकनेस क्यों है। ठीक है, हाइड्रेशन लेवल भी बताता है, बोन मैरो का फंक्शन भी बताता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो जो जब भी देखा होगा किसी को भी फीवर होता है या फिर कोई भी कॉमन डिजीज़ होती है या फिर माइनर डिजीज़ होती है, उसमें सबसे पहले डॉक्टर लिखते हैं सीबीसी। ये बहुत सारी चीज़ें बता देता है हमारी बॉडी की, है ना। तो एक एक करके हम इसकी जो कंपोनेंट है, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, एब्सोल्यूट काउंट हो गया, हीमोटोक्राइट हो गया, ये सब हम एक एक करके देखते हैं, है ना। पहले देखते हैं आरबीसी। तो अब आता है हमारा आरबीसी। आरबीसी का मतलब है हमारा रेड ब्लड सेल, है ना। ये क्या है? इसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल है जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग से बॉडी के टिश्यू तक और कैरी करना कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द टिश्यू टू लंग। इसको देखो ऐसे समझते हैं। ये हमारा आरबीसी है, इसको एक बस की तरह मान लो, है ना। अब इसमें क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन को सीट मान लो बस की, और ये पेरिफेरी पे होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ये हमारे लंग्स हैं। तो आरबीसी ने क्या किया? जो ऑक्सीजन है लंग्स में वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड हो गया। ये आरबीसी है हमारी बस, ये हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यू तक जिसको ऑक्सीजन की नीड है। ये हमारा कोई टिश्यू है। अभी आरबीसी गया टिश्यू तक, तो ऑक्सीजन क्या किया? हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन छोड़ा और टिश्यू को दिया, पहली बात। दूसरी, अब इसका एक और फंक्शन है। अब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, मान लिया O2 तो दे दिया। अब ये क्या करेगा? CO2 निकालेगा। तो आरबीसी अब यहाँ से CO2 को भी लेगी। हमारा ये हीमोग्लोबिन है और CO2 भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। ये इसके टायर हैं। फिर क्या करेगा? ये लंग्स को दे देगा। फिर हमारे माउथ के थ्रू, एक्सपायरेशन के थ्रू निकल जाएगा। तो ये हमारा बेसिक सा फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या हो गया? CO2 को कैरी करता है और टिश्यू तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है टिश्यू से और लंग्स तक पहुंचाता है ना। दूसरा क्या फंक्शन है उसका? होता है इसका बफरिंग एक्शन होता है। मतलब जो हमारे ब्लड में pH है उसको मेंटेन करता है। कैसे? अभी जो हीमोग्लोबिन है ना, ये H आयन को भी बाइंड करता है। तो हमारे ब्लड में जो एसिड होता है, H आयन मतलब एसिड है, उसको कम करता है, बफर का भी काम करता है, pH मेंटेन करता है। तो ये हो गया हमारा आरबीसी का बेसिक फंक्शन। अब देखो, आरबीसी की कुछ नॉर्मल वैल्यू होती हैं। जैसे हमारा होता है ये 5 to 5.5 मिलियन माइक्रो लीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखते हैं किन कंडीशन में ये डिक्रीज़ होगा, क्या सिम्टम होंगे, और किन कंडीशन में ये इंक्रीज़ होगा। पहला देखते हैं हम ये आरबीसी डिक्रीज़ किस किस कंडीशन में होगा। देखो, सबसे पहले जो कॉमन होता है वो होता है आयरन। आयरन में हमारी आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। दूसरा, विटामिन B12। ये कैसे होती है हम आगे देखेंगे, है ना। ये चलो बता देता हूँ। आयरन में क्या होता है? हमारा आयरन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। जब हमारा हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी का जो एरिया होता है कवर करने के लिए वो कम होगा। अब आरबीसी फ्रजाइल हो जाएगी और जैसे ये नैरो पासेज से गुजरेगी ना, जैसे कैपिलरी हो गया या फिर स्प्लीन हो गया, तो ब्रेक डाउन हो जाएगी और आरबीसी का लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा। इस वजह से हमारी आरबीसी जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं। विटामिन B12 क्यों? अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई, विटामिन B12 होता है हमारा ये DNA के प्रोलिफिकेशन के लिए। अब हमारा DNA प्रोलिफिकेशन कम हुआ, ठीक है, DNA प्रोलिफिकेशन कम हुआ तो आरबीसी भी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है हमारा? दो तो हमारा न्यूट्रिशनल हो गए। तीसरा क्या हो सकता है हमारा? ब्लड लॉस हो जाए, ट्रोमा हो, किसी को सर्जरी हो, एक्सीडेंट हो, है ना, या फिर GI ब्लीडिंग हो, अल्सर हो, हेमोरॉइड हो, ये सब। और क्या हो सकता है हमारा? बोन मैरो कंप्रेशन हो सकता है। अगर बोन मैरो में कुछ डिसफंक्शन हो तो आरबीसी प्रोड्यूस नहीं होगा। कीमोथेरेपी लगी हो किसी को, रेडिएशन हो, तो भी हमारा आरबीसी डिक्रीज हो सकता है। किसी को किडनी फेलियर हो। अब किडनी फेलियर में क्या होता है? हमारा किडनी का क्या काम होता है? हमारा आरबीसी प्रोडक्शन में एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है।
पोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन हमारा आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर किडनी फेल होगी तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, या तो हमारा ऑटो इम्यून हीमोलिसिस हो, मलेरिया हो, इन कंडीशन में हमारा आरबीसी डिक्रीज हो सकता है ना। अब देखते हैं इंक्रीज किस किस कंडीशन में हो सकता है। अभी इनका जो क्लिनिकल कोरिलेशन है ना आगे देखेंगे। बेसिक पहले देख लें आरबीसी होता क्या है, इंक्रीज किस कंडीशन में होता है, डिक्रीज किस कंडीशन में होता है। अब देखते हैं आरबीसी इंक्रीज किन किन कंडीशन में हो सकता है। पहला होता है फिजियोलॉजिकल, मतलब कोई पैथोलॉजी नहीं है, नॉर्मली ये इंक्रीज हो रहा है कुछ कंडीशंस में। जैसे बच्चों में जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें आरबीसी ज़्यादा ही मिलता है, पहला। दूसरा क्या हो गया हमारा, हमने कुछ हैवी एक्सरसाइज कर ली, जिससे क्या होगा, हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ होगी। ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, हमारा जो बोन मैरो है वो और ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इंटेंस एक्सरसाइज। तीसरा क्या हो सकता है हमारा, हाई एल्टीट्यूड। अगर हम मान लिया कोई पहाड़ों वाली जगह पे जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए। अब वहाँ पे जब ऑक्सीजन कम होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, बोन मैरो से ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस होती है। इस कंडीशन में भी हमारा आरबीसी इंक्रीज हो सकता है। 3 कंडीशन हो गई हमारी फिजियोलॉजिकल, जो कि नॉर्मल है। अब इसके बाद बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें हमारा आरबीसी इंक्रीज होगा। देखो, पहला हो सकता है पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया मतलब होता है आरबीसी का इंक्रीज होना, ये हम नॉर्मल कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल। लेकिन पॉलीसाइथीमिया वेरा जब अगर आ जाए, वेरा इसका मतलब कोई बोन मैरो डिसफंक्शन है, बोन मैरो डिसऑर्डर है जिसमें अनकंट्रोल आरबीसी प्रोड्यूस हो रही है। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, किसी को क्रोनिक लंग डिजीज़ है, जैसे किसी को सीओपीडी है। अब सीओपीडी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रहा है क्योंकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपायर नहीं हो पा रहा बाहर ज़्यादा, ऑक्सीजन कम ले पा रहे हैं हम क्योंकि लंग रेस्ट्रिक्शन की वजह से। फिर क्या होगा हमारा, जब ऑक्सीजन कम है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारी बोन मैरो क्या करती है, ये दोबारा से आरबीसी को प्रोड्यूस करती है ज़्यादा। इस वजह से भी हमारा आरबीसी बढ़ता है पैथोलॉजिकल सीओपीडी में। तीसरा क्या हो सकता है, ट्यूमर। अगर मान लो किडनी में ट्यूमर है और उसने किडनी के फंक्शन को अल्टर किया तो क्या हो सकता है, एरिथ्रोपोइटिन हमारा रिलीज होगा ज़्यादा। एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा रिलीज होगा तो आरबीसी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमारे आरबीसी का हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद हम इंटरप्रेट देखेंगे कैसे करते हैं, और हम सीबीसी रिपोर्ट से ये अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की। अगर एनीमिया, पहले एनीमिया देखेंगे कि डेफिशिएंसी है या फिर कोई और डिजीज़ है। फिर देखेंगे हम इसमें WBC, उसके डिफरेंशियल काउंट देखेंगे और एब्सोल्यूट काउंट देखेंगे। फिर उसे देखेंगे वायरल है या फिर बैक्टीरियल है। प्लेटलेट काउंट देखेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। देखो, अब देखते हैं हमारा हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है। तो हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से बनकर मिला है, हीम। ये हीम क्या होता है, एक पिगमेंट है रेड कलर का। ये किसकी वजह से आता है, आयरन की वजह से। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है, हमारा एक प्रोटीन है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे आरबीसी में होता है। ये हमारी आरबीसी है, एक आरबीसी में होता है हमारे पेरिफेरी पे। तो हमने इसका क्या फंक्शन देखा था, ये हमारा O2 को बाइंड करता है और CO2 को बाइंड करता है। ये हमारा एक्ट करता है एज ए बफर। जो हमने आरबीसी में फंक्शन देखा था वही इसका होगा। ठीक है, अब इसकी हम नॉर्मल रेंज देखते हैं क्या होती है। नॉर्मल रेंज जो हमारी फीमेल में होती है वो 12 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं 12 से 17 ग्राम पर सेंट फीमेल। मेल में क्या होती है इसकी वैल्यू 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, या फिर 13 से 18 ग्राम पर सेंट, है ना। ये वैल्यू वेरी कर सकती हैं लैब टू लैब। जितनी भी वैल्यू हम देखेंगे ना वो वेरी कर सकती हैं लैब टू लैब। कुछ किसी लैब में कुछ मेथड यूज़ होता है, किसी लैब में कुछ मेथड होता है। देखो, हमने हीमोग्लोबिन के बारे में देख लिया, इसकी नॉर्मल रेंज देख ली। ठीक है, हमने आरबीसी के बारे में देख लिया और इसकी नॉर्मल रेंज देख ली। देखो, मैंने बोला था ना वेरी कर सकता है, इसमें 3.9 to 5.5 दिया हुआ है। अब देखते हैं हम आरबीसी इंडिसेस। आरबीसी इंडिसेस का क्या मतलब होता है, जो हमारे आरबीसी है ना इसी से ड्राइव हुआ है।
अभी देखो जैसे हमारा आता है ये हीमोक्राइट हम बाद में देखेंगे। जैसे आता है हमारा एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का क्या मतलब है, यहाँ पे एवरेज साइज क्या है एक आरबीसी का, वो होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एवरेज आरबीसी का साइज, एक आरबीसी का साइज क्या है, एवरेज। इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 75 से 96 फेम्टोलीटर लिखी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे लिखा हो सकता है 80 to 100 फेम्टोलीटर। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। तो 80 to 100 फेम्टोलीटर, तो इसका मतलब हमारी जो आरबीसी का साइज़ है वो नॉर्मल है। देखो जैसे मैं एक रेफरेंस लेता हूँ, ये हमारी एक आरबीसी है, साइड में इसके पेरिफेरी पे हीमोग्लोबिन है, ये आरबीसी है, और जो इसका सेंटर है खाली होता है इसको बोलते हैं पेलर। ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ की हमारी आरबीसी है। अगर ये आरबीसी इंक्रीज़ होगी तो क्या बोलेंगे इसको, अगर ये हमारा मान लो अभी ये है हमारा 80 to 100 फेम्टोलीटर। देखो फेम्टोलीटर क्या होता है, एक होता है हमारा लीटर, फिर होता है डेसीलीटर, डेसीलीटर होता है हमारा 100 ml। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा फेम्टोलीटर, फिर होता है हमारा पिकोग्राम, फिर उससे भी नीचे मिलीमीटर, ये सब ऐसे चलते रहते हैं। मिलीमीटर पहले आता है इनसे, फेम्टोलीटर और पिकोग्राम से, फिर हमारा मिलीलीटर के बाद आता है फेम्टोलीटर, पिकोग्राम, फिर उसके बाद छोटी छोटी यूनिट आती जाती हैं। तो मतलब ये हमारी सबसे छोटी यूनिट मान सकते हैं इनको। तो अब ये हमारा नॉर्मल आरबीसी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मोसाइट या नॉर्मोसिटिक। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, सिटिक मतलब सेल। अगर इस आरबीसी का साइज़ हमारा इंक्रीज़ होता है, मतलब मान लो अगर हमारा हो गया 110 फेम्टोलीटर, तो हमारा आरबीसी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम मैक्रोसिटिक। वहीं अगर मान लो इस आरबीसी का साइज छोटा हो गया नॉर्मल से, इसको बोलेंगे हम माइक्रोसिटिक। इनका भी सिग्निफिकेंस मैं क्यों बता रहा हूँ, तो हमारा नॉर्मल है तो नॉर्मोसिटिक, बड़ा है तो माइक्रोसिटिक, छोटा है तो माइक्रोसिटिक। ठीक है, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का। देखो जब भी हमारा अगर सेल का साइज छोटा होगा, मान लो हमारा ये नॉर्मल सेल है और हमारा सेल का साइज छोटा हो गया, और देखो ज़्यादातर केस में जब भी सेल का साइज छोटा होता है तो जिसमें हीमोग्लोबिन है ना वो कम हो जाता है। तो हमारा ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमारा इंडिकेट करता है आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी। लेकिन हम सिर्फ एमसीवीसी नहीं देखते, अभी हम एमसीएच देखेंगे, एमसीएचसी देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या डेफिशिएंसी है क्या नहीं है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता दिया, जब छोटा होता है तो आरबीसी का साइड आयरन डेफिशिएंसी हम कंसिडर करते हैं। अब आता है हमारा एमसीएचसी मतलब मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एक एग्जांपल देखो ये गिलास है, इसमें मैंने पानी फिल कर दिया 100 ml, और 1 स्पून मान लो 5 ग्राम के आसपास मैंने इसमें नमक डाल दिया, सोल्ट। इस सोल्ट को समझ लो हीमोग्लोबिन, ये जो 100 ml है इसको समझ लो आरबीसी मान लो इसको। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसमें हीमोग्लोबिन में 5 ग्राम सोल्ट मिलाया, ठीक है, अब 5 ग्राम सोल्ट मिलाया तो इसको क्या बोलेंगे हम, नमक वाला पानी। ऐसे ही जो हमारा आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट है उसको बोलते हैं हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। हमने ये नहीं देखा कि कितने परसेंट है कितने नहीं है, बस हमने ये बोला नमक मिलाया तो हमारा नमक का पानी है ये। वहीं अगर हमारा एमसीएचसी देखें, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, तब हम बताएंगे कि भाई हमारा हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन है 5 ग्राम। तो डिफरेंस समझ में आया। वॉल्यूम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन मतलब हम वॉल्यूम बता रहे हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है। अब हीमोग्लोबिन मान लिया हमने 100 ग्राम, उसमें 100 ml पानी में मान लो हमने 5 ग्राम सॉल्ट मिलाया, तो हमारा हीमोग्लोबिन तो पूरा ही वो हो गया जितना वाटर था, नमक पानी। अब हमारा कॉन्सेंट्रेट एग्जैक्ट चेक करना हो तो क्या है हमारा, वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये ना भी समझ में है ना एमसीएचसी, तो ये वैल्यू देख लेना एमसीएचसी वाली। एमसीएच ना समझ में आया तो एमसीएचसी वाली वैल्यू देखना,
अभी देखते हैं कैसे। देखो अभी इस MCHC से हम क्या पता लगाते हैं, ये हमारा एक नॉर्मल सेल है, इसमें हीमोग्लोबिन। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं पिगमेंट की। हीमोग्लोबिन क्या देता है हमारा, पिगमेंट। तो पिगमेंट को क्या बोलते हैं हम, कलर। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मो क्रोमिक, ठीक है। अगर वहीं हमारा इसका पिगमेंट कम हो जाए, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोक्रोमिक। अगर इसका पिगमेंट ज़्यादा हो जाए, इसको बोलेंगे हम हाइपरक्रोमिक। अब हाइपरक्रोमिक वाली हमारी कंडीशन आती नहीं है CBC जो हम इंटरप्रेट करते हैं, तो हमें दो चीज़ याद रखनी है, नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। तो हमने तीन चीज़ देख ली, MCV देख लिया, MCH देख लिया, MCHC देख लिया। देखो जब भी MCH कम होगा तो MCHC भी कम होगा, या फिर MCHC कम होगा तो MCH भी कम होगा, ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो जब भी हम RBC में ये चेक करेंगे ना, अभी जब भी हम CBC में ये चेक करेंगे कि हमारा एनीमिया है तो किस टाइप का है, आयरन डेफिशिएंसी है या फिर हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, तो हम ये कंडीशन, ये चीज़ देखनी होती है हमें मेन, उसको डायग्नोस करने के लिए। चलो अब हमें इतना तो पता लग गया, हीमोग्लोबिन क्या है, RBC क्या है, MCV क्या है, MCH क्या है, MCHC क्या है। अब एक और चीज़ देखते हैं जो RBC के इंडिसेस में होती है, हमारी हीमाटोक्राइट। इसको बोलते हैं PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो हमारा ये बताता है हमारा कितने % RBC है इन ब्लड। जैसे देखो जब हम सैंपल लेते हैं किसी भी पेशेंट का, मतलब लैब वाले जो सैंपल लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो ट्यूब में मान लिया एक हमने सैंपल लिया ब्लड का, ये ब्लड से हमने सैंपल लिया। अब ब्लड में सिर्फ RBC या WBC तो होते नहीं, प्लाज्मा भी होता है। तो इसको एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ऐसे कोई सर्कुलर मशीन होती है, उसमें ये ट्यूब रखते हैं और एक हाई स्पीड से सर्कुलर मोशन में इसको घुमाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये ट्यूब निकालते हैं तो इसमें जो RBC होंगी वो तो नीचे सेटल हो जाएंगी। जो हमारा बफी कोट होगा, एक होता है फिर इसके RBC के ऊपर बफी कोट, वो होता है हमारा WBC। फिर उसके बाद होता है हमारा सीरम या प्लाज्मा, वो ऊपर आ जाएगा। तो जितनी भी RBC हमारी नीचे सेटल हो गई, उसी को बोलते हैं हम पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी 40 to 50%, ये हमारी इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मान लो अगर RBC नॉर्मल है, ठीक है, मान लो हमारा RBC नॉर्मल है। अभी देखो अगर ये हमारा इंक्रीज होता है, अगर हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, या तो हमें डिहाइड्रेशन है, ठीक है, या फिर पॉलीसाइथीमिया है। कैसे, अब मान लो ये ग्लास है, इसमें 100 ml पानी है, ठीक है, और 10 ग्राम इसमें सॉल्ट है। तो हमारे ये क्या हुआ, नॉर्मल हुआ 45%, मान लो ये नॉर्मल 45% हुआ अगर हमने इसकी रिपोर्ट कराई। वहीं दूसरी कंडीशन लेते हैं, एक और गिलास है, अब इसमें पानी कितना है, पानी मान लो इसमें 40 ml पानी मान लो, और सोल्ट में अभी भी 10 ग्राम है, मतलब RBC इसमें भी नॉर्मल है, RBC इसमें भी नॉर्मल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका परसेंटेज जो होगा वो हमारा 45 से इंक्रीज होकर 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, वो जो भी वैल्यू है उस हिसाब से। तो हमारा क्या हुआ, इसका PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है बढ़ गया। तो मतलब अभी क्योंकि इसमें पानी कम है तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन कम हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। वहीं अगर इसमें पानी नॉर्मल होता 100 ml, लेकिन जो हमारा RBC है वो बढ़ जाता है, जैसे हमने बोला पॉलीसाइथीमिया, या तो हाई एल्टीट्यूड हो या फिर COPD हो, RBC इंक्रीज हो गया, पहले 10 था, अब मान लो यहाँ पे 30 हो गया, तो भी इंक्रीज हो सकता है हमारा PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ अगर हाई होता है। अब आते हैं अगर लो होता है, तो ये देखो अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम अगर हमारा लो होगा तो किस किस कंडीशन में हो सकता है, पहला प्रेगनेंसी, दूसरा क्या हो सकता है, किसी को IV फ्लूइड लगा हुआ है और ज़्यादा लग गया, ठीक है, और किडनी फेलियर भी हो सकता है,
लेकिन किडनी फेलियर की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सीबीसी से देख के हम ये नहीं बताएंगे कि भाई किडनी फेल हो गई। ये सब कंडीशन हम सीबीसी रिपोर्ट से नहीं देख के बताएंगे किडनी फेल हो गई या नहीं हुई, क्योंकि क्लिनिकल सिम्टम भी देखने होते हैं, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करानी होती है। तो हम दो मेन लेते हैं, प्रेगनेंसी और आईवी फ्लूइड। इसमें CHD भी हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, ये भी नहीं बताएंगे, पर हम अभी इसमें सिर्फ दो देखेंगे, प्रेगनेंसी और आईवी फ्लूइड। तो देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में हमारा जो फ्लूइड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब मान लो दोबारा से वही एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमारा 10 ग्राम सोल्ट है, सोल्ट को क्या मान रहे हैं हम, RBC। ठीक है, और हमारा इसमें 100 ml पानी है। इसका जो रिजल्ट आया वो आया 45%, नॉर्मल है। वहीं अब हम दूसरी अगर कंडीशन लें, इसमें हमारा अभी भी 10 ग्राम RBC है, मतलब सोल्ट है, 10 ग्राम सोल्ट जिसको हम बोल रहे हैं RBC। लेकिन अब पानी जो है इसमें 200 ml हो गया, तो RBC क्या होगा, डाइल्यूट हो गया। अब जब ये डाइल्यूट होगा तो इसका परसेंटेज परसेंटेज क्या होगा, ये हमारा 40 का 5 से कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। तो हमारी इसकी वैल्यू 25 भी आ सकती है, 35 भी आ सकती है, वही की मैथमेटिक है, लगा लेना। ठीक है, तो हमारी डाइल्यूट हो गया, वैल्यू कम होगी, किसकी, ये PCV की। ठीक है, एक कंडीशन होगी प्रेगनेंसी। दूसरी कंडीशन हमारा, अगर किसी को ज़्यादा IV फ्लूइड लगा, उस केस में भी हमारा जो ये है PCV वो डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, उसमें PCV जो हमारा डिक्रीज हुआ था PCV, उसमें एक कंडीशन रहेगी, अगर किसी को वोमिटिंग होती है ना, वोमिटिंग या डायरिया, उस केस में भी हमारा PCV जो है वो डाउन जा सकता है, क्योंकि उसमें भी हमारा वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, हमने दो कंडीशन देख ली, इंक्रीज किस में होगा, डिक्रीज किस में होगा। अभी तक जो हमने देखा, देखो अभी तक जो हमने चीज़ें देखी, जैसे कि RBC, हीमोग्लोबिन, मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अब बचता है हमारा, एक रह गया RDW। इसका मतलब क्या होता है, RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। अब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट क्या है हमारा, देखो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट हमारा बताता है कि एक RBC की चौड़ाई कितनी है। अब मान लो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है हमारी, 11 से 16%। ठीक है, मान लो हमारी 10 RBC हैं, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें हमारी 10 RBC हैं। 10 की 10 RBC का जो साइज़ है उनमें से एक दो का वेरी कर देते हैं, चलो 10 में से हमारी 8 नॉर्मल साइज़ की हैं, 2 हमारी, एक बड़ी है एक छोटी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, मान लो इसकी आई 11.5%, तो ये हमारा नॉर्मल है। वहीं अगर हमारी इसमें कुछ RBC, 10 RBC ले लेते हैं फिर से, ये हमारी ब्लड वेसल है, कुछ हो गई हमारी मैक्रोसिटिक, कुछ हो गई हमारी नॉर्मोसिटिक। तो ये वेरिएशन हो गया, मतलब साइज़ हमारा, साइज़ में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेट है, जो हमारी वेट था RBC की, उसमें वेरिएशन आ गया, तो ये हमारा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, वैसे ही हमारा माइक्रोसिटिक एनीमिया में हो सकता है, जैसे ये तो हमारा मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक हो गया। मेगालोब्लास्टिक मतलब सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, जो होता है हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी से। ये ऐसा ही हमारा हो सकता है जो हमारा माइक्रोसिटिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और किसकी वजह से हो सकता है, एक और कंडीशन आती, मान लो किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, अभी उसके चाहे कोई भी एनीमिया हो, उसको चाहे मेगालोब्लास्टिक हो या माइक्रोसिटिक हो, हम माइक्रोसिटिक ले लेते हैं, उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया है, सेल साइज उसका छोटा है पहले से। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ, उसमें तो नॉर्मोसिटिक है, नॉर्मल सेल है। तो जब इसको मान लेते हैं हम पेशेंट, इसको मान लेते हैं हम डोनर, तो जब इससे इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होगा तो जो नॉर्मल वाली सेल है वो इसमें आएंगी। अब भी हमारा जो RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट है, उसका इंक्रीज़ होगा, हमारा 16 से ज़्यादा होगा, 16% से ज़्यादा, है ना। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है कि ये बताता है कि सेल का जो हमारा साइज़ है वो कितना वेरी कर रहा है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारा 2 टाइप का एनीमिया तो नहीं है, कभी कभी होता है कि भाई आयरन की भी डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी है। ये पता लगता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है भी या नहीं है
है ना। बाकी ये जो RDW में SD या CV है, इनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं लेना, जो रिपोर्ट में ज़्यादातर आता है वो आता है RDW। ठीक है, तो हमने क्या, देखो अभी एक रिपोर्ट देखते हैं हम। पेशेंट है जिनका नाम है मीना शर्मा, एज 28, फीमेल। कंप्लेन क्या है इनकी, फटीग, वीकनेस, हेयर फॉल, ब्रेथलेसनेस, एक्सर्शन। अब देखो पहले मैं एक चीज़ बता दूं, RBC का हमने और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या देखा था, ऑक्सीजन कैरी। ठीक है, जब भी अब अब देखो हमारी RBC का क्या काम है, ऑक्सीजन कैरी करना। हमारे सभी टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फटीग क्यों होंगे, जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे, या फिर एक्सरसाइज मतलब ऐसा नहीं है कि जिम जाना, मतलब हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जीना चढ़ रहे हैं, तो वो भी एक एक्सरसाइज है। अब टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, वो किस चीज़ में जाएगा, एनारोबिक में। एनारोबिक में जाएगा तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। अब जब भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा तो हमें फटीग होता है। तो पहले हो गया फटीग और वीकनेस। ठीक है, हेयर फॉल क्यों होगा, हमारा हेयर फॉल इस वजह से होगा, जो हमारी हेयर फॉलिकल है उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो हेयर फॉल होगा। ब्रेथलेसनेस क्यों होगा, ब्रेथलेसनेस भी इसी वजह से होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा ठीक से, वो फटीग हो रही है, तो अच्छे से हमारा रेस्पायरेशन नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज इसमें नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है किसी को ब्लर विजन, डिजीनेस और कन्फ्यूजन या फिर रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए। अब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका भी फंक्शन डिक्रीज होगा। तो ये सब हमारे सिम्टम आते हैं जनरली, जो हमें देखने को मिलती है एक पेशेंट में जिसको एनीमिया है। अब देखो जो इनका हीमोग्लोबिन है वो कितना है, 8.2 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल कितना था फीमेल में, 12 से 17 ग्राम %। RBC काउंट कितना है हमारा, 3.2 मिलियन माइक्रो पर माइक्रोलीटर। नॉर्मल कितना था हमारा, 5 to 5.5 या फिर मेल में 6 ग्राम पर डेसीलीटर, मिलियन पर माइक्रोलीटर। अब देखो इनका हेमाटोक्राइट कितना है, 26। अगर किसी रिपोर्ट में हेमाटोक्राइट नहीं लिखा हो ना, तो सिंपल सी चीज़ है, जितनी भी हीमोग्लोबिन की वैल्यू लिखी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 8.2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 26% ही आएगा। अब नॉर्मल वैल्यू क्या देखी थी हमने इसकी, 40 to 50%। इसका मतलब क्या है, हमारा कम है ये, जो हमें हेमाटोक्राइट है वो हमारा कम है। तो हमने दो चीज़ से पता कर लिया, एक तो हमारा हीमोग्लोबिन कम है, RBC कम है, तो हमारा हेमाटोक्राइट भी कम होगा, सिंपल सी बात है। अब हमारा मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज साइज ऑफ 1 RBC है ना, एवरेज साइज बताता है हमारा 1 RBC का। तो हमारा 72 फेम्टोलीटर है। हमने क्या देखा था, 80 to 100 फेम्टोलीटर, ये हमारी इसकी नॉर्मल रेंज है। लेकिन ये तो हमारा 80 से कम है। 80 से कम है, इसका मतलब हमारा सेल का जो साइज़ है वो क्या हुआ, कम हुआ। सेल का साइज़ कम हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोसिटिक। ठीक है, अब हम देखते हैं MCH और हमारा MCHC। तो देखो MCHC कितना है हमारा, 22 पिकोग्राम। अब हमारी इसकी नॉर्मल रेंज क्या थी, इसकी हमारी नॉर्मल रेंज थी 29 to 32 पिकोग्राम। मतलब ये भी हमारा कम हो गया। अब मैंने क्या बोला था, MCHC और हमारा MCH दोनों एक साथ चलते हैं, तो हमारा MCHC भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, है ना। हमारी इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या थी, 27 से 35 पिकोग्राम। कितनी वैल्यू है अभी इसकी हमारी, 28 ग्राम पर डेसीलीटर, ये भी कम है। अब हमें पता लग गया कि भाई हमारी सेल का जो साइज़ है वो माइक्रोसिटिक है, माइक्रोसिटिक, और कुछ सेल हमारी नॉर्मल होंगी। तो हमारा RDW क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, RDW सिंपल सी बात है, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वेरिएशन आ गया हमारे ब्लड के सेल में। तो RDW कितना है हमारा, 18%। होना कितना चाहिए, 11 से 16%। तो इस रिपोर्ट में हम क्या सोच सकते हैं कि भाई एक तो माइक्रोसिटिक है, माइक्रोसिटिक, और हमारा क्या है, कलर पिगमेंट कैसा हो रहा है, MCH से हमारा क्या है, डिक्रीज है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो हमारा ये एनीमिया हो गया। एनीमिया है, किस वजह से हो सकता है, आयरन। ये हमारा जो एनीमिया है वो आयरन की वजह से है, या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है। क्रोनिक ब्लड लॉस में भी हमारा ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मोस्टली अगर किसी को भाई चोट नहीं लगी लंबे समय तक, तो कोई चोट नहीं मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसकी कोई चोट लगी हो लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं। जो क्लिनिक पे पेशेंट आएगा वो तो नॉर्मली ऐसे ही आएगा कि भाई फटीक हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो हम
सोच सकते हैं आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आयरन प्रोफाइल कराते हैं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हम सीबी से अंदाज़ा तो लगा लेंगे कि भाई हमारा आयरन डेफिशिएंसी है। कंफर्म करने के लिए अपनी रिपोर्ट में लिखने के लिए उसके लिए क्या कराते हैं, हम आयरन प्रोफाइल कराते हैं। उसमें पता लगता है कि हमारी आयरन की वैल्यू क्या है। तो इस रिपोर्ट में हमने देख लिया आयरन है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है हमारा। अब दूसरा देखते हैं हम। अब देखो ये एक पेशेंट है सुनीता देवी, एज है हमारी इसकी इनकी 34, फीमेल हैं। कंप्लेन क्या आती, फटीक, नमनेस इन लिम। देखो नमनेस क्यों हुआ, एक तो हमें ये चीज़ याद रखना नमनेस है, ठीक है, ग्लोसाइटाइस और हमारा मेमोरी इशू। अब इनके हम रिजल्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन कितना है हमारा 7.9 ग्राम पर डेसीग्राम। नॉर्मल हमें पता है कितना होता है फीमेल में, 12 से 17 ग्राम % है ना। आरबीसी काउंट कितना है हमारा 2.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ये भी कम है, नॉर्मल होता है हमारा 5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मतलब हमारी एक आरबीसी का एवरेज साइज़ क्या है, 118 फेम्टोलीटर। मतलब नॉर्मल कितना होता है हमारा 80 से 100 फेम्टोलीटर। अगर हमारी एक सेल इतनी है साइज़ में, मान लो ये रेफरेंस है, इसमें साइड में हीमोग्लोबिन है पेरिफेरी पे, तो 118 कितना होगा, 118 होगा हमारा ये, मतलब जो आरबीसी का साइज़ है वो इतना हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा मैक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक सेल है हमारा। जो पिगमेंट है वो नॉर्मल है तो नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। अब देखते हैं हम एमसीएचसी कितना है। एमसीएचसी कितना है हमारा 28 पिकोग्राम, मतलब पिगमेंट नॉर्मल है। एमसीएच हमारा कितना है 28 पिकोग्राम, मतलब हमारा पिगमेंट नॉर्मल है। एमसीएचसी कितना है हमारा मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन 30 ग्राम पर डेसीलीटर, ये भी नॉर्मल है। कितना होता है हमारा नॉर्मल 28 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर होता है हमारा, ये भी नॉर्मल है। अब हमारा आता है RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। अब देखो हमें पता लग गया MCV से कि हमारे सेल की साइज़ इंक्रीज़ है। अगर हमारा सेल का साइज़ इंक्रीज़ है तो सिंपल सी बात है RDW भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वेरिएशन होगा। नॉर्मल कितना होता है हमारा RDW 11 से 16%। अब देखो ये मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है। इस एनीमिया के टाइप को जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। हमारा इसका कोज क्या होता है, देखो इसका कोज होता है हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फिर फोलेट डेफिशिएंसी, इनकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब हमें पता है भाई विटामिन B12 का है, फोलेट का क्या फंक्शन है, हमारे डीएनए को रेप्लिकेट कराता है, सेल को मैच्योर करता है। अब जब अगर हमारा आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, अब मैच्योर नहीं होगा तो क्या होगा, वो साइज़ में बड़ा होगा। जो मैच्योर सेल होगा ना आरबीसी का, वो हमारा साइज़ में छोटा होता है, लेकिन इमैच्योर सेल हमारा बड़ा होता है साइज़ में। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 नहीं है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ, सेल मैच्योर नहीं हुआ, तो हमारा ब्लड में ऐसे का ऐसे ही आ गया। तो इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। हमने एनीमिया की 2 रिपोर्ट देख ली, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। पहला था हमारा आयरन डेफिशिएंसी, दूसरा था हमारा विटामिन B12। अब तीसरी रिपोर्ट देखते हैं। देखो पहली वाली रिपोर्ट में एक चीज़ बतानी भूल गया, मैंने बोला था ना शुरू में कि याद रखना लिम्बे नमनेस है, तो ये क्या इंडिकेट करता है हमारा, ये भी विटामिन B12 की तरफ हमारा इंडिकेट करता है, क्योंकि विटामिन B12 हमारा नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो निम्नेस, टिंगलिंग, नमनेस, सेंसेशन वगैरह हो सकती है। अब देखते हैं तीसरी रिपोर्ट। देखो एक पेशेंट है जिनका नाम है दिनेश कुमार, 45 एज, मेल। हिस्ट्री क्या आती है इनकी, क्लिनिकल हिस्ट्री, नाउन केस ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस सिंस 3 ईयर, कंप्लेन ऑफ फटीग एंड जॉइंट पेन। अब इनके हम पैरामीटर देखते हैं। हीमोग्लोबिन कितना है 9.8 ग्राम पर डेसीलीटर, हमें पता है नॉर्मल कितना होता है मेल में 13 to 18 ग्राम % या डेसीलीटर। आरबीसी काउंट कितना है हमारा 3.7 मिलियन पर माइक्रोलीटर, नॉर्मल में पता है 5 to 5.5 या फिर 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर। हेमाटोक्राइट कितना है हमारा इनका 30%। 30% हेमाटोक्राइट है, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज ही होगा क्योंकि हमारा आरबीसी नहीं है और हीमोग्लोबिन कम है। अब आता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मतलब एवरेज एक आरबीसी का साइज़ 84 फेम्टोलीटर है, नॉर्मल है, हमें पता है नॉर्मल कितना होता है 80 से 100 फेम्टोलीटर नॉर्मल है। एमसीएचसी कितना है हमारा 26 पिकोग्राम है हमारा, ठीक है, ये थोड़ा सा कम है
कितना होता है नॉर्मल 29 to 32 पिकोग्राम। लेकिन हम इसको तब तक ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मानते जब तक हमारा MCHC भी कम ना हो। MCHC कितना है हमारा 31 ग्राम पर डेसीलीटर, 31 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल है। ये भी हमारा कितना होता है नॉर्मल हमारा 28 से 35 होता है, तो ये भी नॉर्मल है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमें पता है कि एनीमिया है किससे, RBC, और हमारा उससे हीमोग्लोबिन से RBC देख लिया हमने, एनीमिया है। लेकिन बाकी जो हमारे पैरामीटर हैं जैसे कि MCH, MCV, MCHC, ठीक है, ये नॉर्मल है। इसका मतलब ना तो मैक्रोसिटिक है ना माइक्रोसिटिक है, ना तो मैक्रोसिटिक है ना माइक्रोसिटिक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। तो जब ना तो मैक्रोसिटिक है ना माइक्रोसिटिक है, इसका मतलब नॉर्मल साइड सेल है हमारी, तो नॉर्मोसिटिक। तो ये हमारा रेंज में रहेगा। इसकी नॉर्मल रेंज क्या आती है हमारी 11 से 16%, तो हमारा नॉर्मल है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन हमें पता है उनको रिमेटॉइड अर्थराइटिस था जो हमने पहले देखा, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं, या तो एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, मतलब कोई उनको इंजरी हुई और ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, या फिर उनको हेमोरॉइड है, हेमोरॉइड है जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर उनको कोई एब्डोमिनल इशू है जैसे कि हमारा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो सकता है ना, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर और क्या हो सकता है हमारा इनको हमने बता दिया कोई एक्सीडेंट्स हो सकता है, बाउल डिजीज़ हो सकती है, हेमोरॉइड हो सकता है जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ हमारा जो MCV इनिशियली जो MCV, MCH, MCSC है वो नॉर्मल है। अब हमने देखा उनको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या हो रहा होगा, उनके जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही होगी, जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही होगी। जब जॉइंट में ब्लीडिंग है तो हमारा क्या हुआ RBC और हमारा हीमोग्लोबिन लॉस हुआ, उसकी वजह से इनको एनीमिया हुआ है ना। देखा था ना हमने पहले कि उनको क्या है नाउन केस ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट में उनके ब्लीडिंग हो रही होगी, उस वजह से इनको एनीमिया हुआ है। तो ये हमारी थर्ड रिपोर्ट हो गई। हमने क्या देख लिया, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, फोलेट, और हमारा नॉर्मल ब्लीडिंग लॉस की वजह से या फिर ऐसी कुछ कंडीशंस की वजह से हमारा एनीमिया हुआ है। वो हमारे हिस्ट्री लेने से पता लगता है कि भाई जॉइंट में पेन तो नहीं है, कोई बाउल डिस्फंक्शन तो नहीं है इनको, ठीक है, कोई पाइल्स तो नहीं है, वो हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है। ये हो गया हमारा RBC में हमने क्या देख लिया, हेमाटोक्राइट देख लिया, और हमारा एनीमिया देख लिया, इसके टाइप देख लिया। अब बढ़ते हैं हम, देखो अब हम देखते हैं क्योंकि RBC इंडिसेस चल रहा है तो हम ये भी देख लेते हैं हाइड्रेशन या फिर ओवर हाइड्रेशन किस किस केसेस में हो सकता है। देखो ये पेशेंट है सुरेश यादव, एज 45, मेल, क्लिनिकल सस्पिशन क्या है, फ्लूइड ओवरलोड आफ्टर IV हाइड्रेशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, रीनल फेलियर है। अब देखो इनका हीमोग्लोबिन कितना है 10.2 ग्राम पर डेसीलीटर कम है, RBC काउंट भी कम है, हेमाटोक्राइट क्या है कम है। अब हमने बात कही थी अगर मैं 1 गिलास पानी लूँ उसमें 10 ग्राम सोल्ट डालूँ जो कि हमारा RBC है और 100 ml पानी है तो इसका परसेंट मान लो 40 से 50% आया। वहीं अगर मैं एक और गिलास लूँ उसमें 200 ml पानी डालूँ और फिर से 10 ग्राम सोल्ट रखूँ जो कि हमारा RBC है तो इसका परसेंट क्या होगा कम हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे हुआ है 32% हो गया। और एक फॉर्मूला बताया मैंने 10.2 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32% ही आएगा। अगर किसी केस में हेमाटोक्राइट नहीं लिखा हो ना तो जो भी हमारा हीमोग्लोबिन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसमें MCV नॉर्मल है, MCH नॉर्मल है, MCHC नॉर्मल है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, हमें पता है कि भाई पेशेंट को फ्लूइड लगा है, IV लोड है या फिर कंजस्टिव हार्ट डिजीज़ है या फिर रीनल फेलियर है। इन तीनों में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है हमारी बॉडी में। तो हम इसे देख के ये नहीं कह सकते कि भाई एनीमिया है ना। उसके लिए अगर हमें एनीमिया कंफर्म करना है, अब ना तो हमारा सेल साइज डिक्रीज़ हुआ है, ना हमारा MCHC डिक्रीज़ हुआ है, MCHC डिक्रीज़ हुआ है, ना हमारा MCH डिक्रीज़ हुआ है। तो लेकिन हमें ये पता है कि पेशेंट को फ्लूइड लगा है IV, ठीक है। दूसरा क्या है कंजस्टिव हार्ट फेलियर है और रीनल फेलियर है। ये हमें बताता है कि ओवर हाइड्रेशन हुआ है और जो हमारा RBC और हीमोग्लोबिन है वो डाइल्यूट हो गया। वहीं अगर इसका RDW देखोगे ना, RDW वो भी नॉर्मल मिलेगा हमें। तो ये क्या इंडिकेट करता है हमारा हाइपर हाइड्रेशन, क्योंकि हमें पता है भाई पेशेंट को IV फ्लूइड लगा है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी है और रीनल फेलियर भी है। अब एक कंडीशन आती है, मान लिया पेशेंट आया कोई हमारे पास, वो बोलता है कि अब उसको IV फ्लूइड लगी नहीं हुई, वो बोलता है कि ना उसको कुछ ऐसे सिम्टम है रीनल के और कार्डियक के। अब वो आता है, हमने उसका CBC कराया, ये सब फाइंडिंग आई, तो क्या हम कहेंगे कि ये हाइपर हाइड्रेशन है?
नहीं, तब हम हाइपरहाइड्रेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारा हीमोग्लोबिन या आरबीसी सच में कम हो सकता है। अब क्यों हो सकता है वो हिस्ट्री लेंगे, क्या पता। जैसे हमने थर्ड वाली रिपोर्ट में एनीमिया में डिस्कस किया था कि भाई उसको बाउल डिजीज़ भी हो सकती है, उसको हेमोरॉइड भी हो सकता है, उसको कोई हमारा अपर जीआई या फिर लोअर जीआई वो भी हो सकती है, हमारी ब्लीडिंग, ये सब हो सकते हैं। तो ऐसे हमारा क्लू के साथ चलना है। अब देखो दूसरा देखते हैं हम, डिहाइड्रेशन वाला केस। पेशेंट नेम रवि शर्मा, एज 30, मेल। अब इनको क्या सिम्टम थे? मॉडरेट डिहाइड्रेशन, जैसे इनको या तो वोमिटिंग हुआ था या फिर डायरिया हुआ था। अब हमें पता है दोनों में, वोमिटिंग और डायरिया में हमारा क्या होता है? फ्लूइड लॉस होता है। तो इनका जब सीबीसी कराया तो इनका हीमोग्लोबिन कितने लिखा? 17.8 इंक्रीज़ है। वैसे हमारी नॉर्मल वैल्यू 13 से 18% ग्राम परसेंट है, लेकिन ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, इंक्रीज़ है। 18 ज़्यादातर किसी में मिलता भी नहीं है। आरबीसी काउंट क्या हुआ हमारा? 6 मिलियन, ये भी इंक्रीज़ है। ठीक है, हेमाटोक्राइट क्या हुआ हमारा? 55%। नॉर्मल कितना होता है? 40 से 50%, ये भी हमारा इंक्रीज़ है। एमसीवी हमारा क्या है? नॉर्मल है। एमसीएच नॉर्मल है। एमसीएचसी नॉर्मल है। मतलब ना तो कोई मैक्रोसिटिक है, ना कोई माइक्रोसिटिक है, ना कोई हाइपोक्रोमिक है, ना कोई हाइपरक्रोमिक है। तो ये क्या, लेकिन हमें ये पता है कि भाई पेशेंट को वोमिटिंग हुई, डायरिया हुआ है। इस केस में क्या हुआ? अब दोबारा से वही ग्लास वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लास में पानी है, 10 ग्राम सोल्ट है, जिसको हम आरबीसी मानते हैं, है ना। 100 ml इसमें पानी है, ये हुआ। तो ये नॉर्मल हमारा कितना है? 40 से 50%। अब वहीं हम दूसरा ग्लास लेते हैं, इसमें अभी भी 10 ग्राम सोल्ट है, जिसको बोलते हैं हम आरबीसी। लेकिन पानी इसमें हमारा कितना हो गया? ये मान लो, चलो 50 ml मान लो, आधा हो गया। तो जो हमारा सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगा तो वो रिपोर्ट में भी दिखेगा। वही हमें दिख रहा है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, आरबीसी ज़्यादा है। लेकिन इसका भी अगर हम आरडीडब्ल्यू देखेंगे तो नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्लिनिकली हमें सिम्टम प्लस रिपोर्ट देखनी है, तब हम पता लगा सकते हैं भाई एनीमिया है, डिहाइड्रेशन है, हाइपरहाइड्रेशन है, या फिर हमारा पॉलीसाइथीमिया है। अब वहीं पे इसको पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता था। कैसे? मान लो अगर इसको पेशेंट को, मान लो इस पेशेंट को हमारा वो नहीं है, वोमिटिंग डायरिया कुछ नहीं हुआ, ये आया बोला कि भाई मुझे खांसी होती है और मुझे, इसका नाउन केस है सीओपीडी, इसको सीओपीडी होती है। अगर इसको सीओपीडी होती है तो क्या हम बोलते हैं इसको डिहाइड्रेशन है? इसको और कोई सिम्टम नहीं है, ना इसको वोमिटिंग हुआ, ना इसको डायरिया हुआ, पानी भी बढ़िया पीता है, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये बोलता है मुझे सीओपीडी है, तो तब भी हम इसे डिहाइड्रेशन बोलते? नहीं। तब इस केस में क्या होता? इस केस में हमारा सीओपीडी हुआ, ऑक्सीजन टिश्यू को कम मिल रहा है, कम परफ्यूजन होगा, हाइपो परफ्यूजन जिसको बोलते हैं हम, टिश्यू परफ्यूजन, हाइपो परफ्यूजन। उसकी वजह से क्या होगा? बोन मैरो एक्टिवेट होगा, इंक्रीज होगा आरबीसी प्रोडक्शन। इस केस में हमारा हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है ना। तो जो अभी भी पेशेंट आए उसकी हिस्ट्री लेना इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर ये मुझे बताता है मुझे खांसी बुखार जुकाम कुछ नहीं है, बस मुझे वोमिटिंग हुआ था, डायरिया हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास, है ना, तब हम अगर सीबीसी रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें, उस केस में बोल सकते हैं भाई डिहाइड्रेशन हुआ है। तो ऐसे को रिलेट करना है। देखो अब चलते हैं हम WBC पे, वाइट ब्लड सेल। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट, है ना। ल्यूकोसाइट ये क्या बताती है? हमारी इम्यूनिटी के बारे में बताती है, कैसे हम कितना कैपेबल हैं किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, है ना। अगर इनमें WBC में है DLC मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं, न्यूट्रोफिल होती हैं, लिम्फोसाइट होती हैं, ईओसिनोफिल होती हैं, मोनोसाइट होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं। इनका काउंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, WBC का काउंट भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर हमारा कोई पैरासिटिक या एलर्जी है। अभी देखो पहले जो रिपोर्ट में आता था वो सिर्फ TLC WBC काउंट, टोटल WBC काउंट को बोलते हैं हम TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अभी पहले क्या होता था, सिर्फ रिपोर्ट में ये दो आते थे, TLC और DLC। अभी क्या आने लगा? अभी आने लगा एब्सोल्यूट काउंट। जो हमारा DLC है वो परसेंटेज में बात करता है, लेकिन जो हमारा एब्सोल्यूट काउंट है वो हमारी जो जितनी भी सेल हैं, इंडिविजुअल सेल हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ईओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, उनकी एग्जैक्ट काउंटिंग बताता है कि भाई कितने नंबर में है। अब ये क्यों लाया गया? अब जो WBC है वो ये बोलता है कि भाई हमें सिर्फ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं देखना जो परसेंटेज में है,
हमें उसके साथ साथ एब्सोल्यूट काउंट भी देखना चाहिए, ज़रूरी है वो, और इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? मान लो अगर हमारा ये TLC डाउन है और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट जो काउंट है वो परसेंटेज में नॉर्मल दिखा रहा है, तो हमें ये मिसलीड कर सकता है, जो हमारा इंटरप्रिटेशन होगा ना वो गलत हो सकता है। अभी देखो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, जब भी WBC और ये एब्सोल्यूट काउंट निकालना हो, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारा, मान लो हमें न्यूट्रोफिल का निकालना है, यहाँ पे हमारी टोटल WBC काउंट कितना है? 9000, तो न्यूट्रोफिल निकालना है, तो कितना परसेंट दिया हुआ है? 60% अपॉन 100 इंटू 9000, तो हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 5400, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये एक सैम्पल रिपोर्ट है तो इसमें ऊपर नीचे हो सकती हैं जो ये दी हुई हैं। पहले वाली एक ओरिजिनल रिपोर्ट थी, सैम्पल रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा क्लियर नहीं था। हमारी कितनी हुई? 5400। ऐसे हम एब्सोल्यूट काउंट निकाल सकते हैं अगर किसी का दिया भी नहीं हुआ तो रिपोर्ट में। ठीक है, जितना परसेंट दिया हुआ है न्यूट्रोफिल का या फिर किसी का भी, लिम्फोसाइट का, इस्नोफिल का, मोनोसाइट का और हमारा बेसोफिल का, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो 60% ऐसे करके। अब इसका एब्सोल्यूट जो हमारा काउंट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों WHO ने बोला कि भाई हमें ये देखना चाहिए? देखो, एक तो ये हमारा रियल काउंट बताता है कि कितने न्यूट्रोफिल हैं नंबर में, कितने न्यूट्रोफिल हैं, कितने लिम्फोसाइट हैं, कितने यूस्नोफिल हैं, कितने मोनोसाइट हैं और कितने बेसोफिल हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताता है? हमारी सीवियरिटी बताता है कि जो हमारा इन्फेक्शन है उसकी सीवियरिटी कितनी है। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा टोटल WBC काउंट TLC जो है वो 3000 है, क्यूबिक mm 3000 है। हम लिम्फोसाइट को लेके चलते हैं। लिम्फोसाइट की हमारी वैल्यू लिखी है भाई 20 से 40। ठीक है, मान लो हमने लिख दी 40%। अगर हम सिर्फ इन दो को देखें, अभी मान लो हम एब्सोल्यूट काउंट नहीं देख रहे, तो TLC कितना हुआ हमारा? 3000 क्यूबिक mm, कितने परसेंट हुआ? 40। अब हम सोचेंगे भाई ये तो नॉर्मल है, जो हमारा लिम्फोसाइट है वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ TLC हमारा काम है, हम ये सोचेंगे। लेकिन वहीं अगर हम इसका एब्सोल्यूट काउंट निकाल लें तो 40 अपॉन 100 इंटू 3000 इज इक्वल टू 1200 सेल होंगी हमारी माइक्रो लीटर। ये 1200 सेल निकल के आती हैं और हमें पता है इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है? 1300 से 3500। तो ये क्या हुआ? हमारा लिम्फोसाइट तो डिक्रीज हुआ। वहीं अगर मैं ये देखता कि भाई हमारे TLC देख लिया और हमारा डिफरेंशियल काउंट का 40% नॉर्मल है, तो मुझे ये पता नहीं लग पाता कि भाई हमारा ल्यूकोपीनिया है। देखो WBC अगर हमारा, चलो मैं एक जो टर्म है वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं सिर्फ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखता तो मुझे ये नहीं पता लग पाता कि भाई सेल कितनी है। अब मुझे दिख गया सेल कम है, इसका मतलब इम्यूनिटी डिक्रीज होती जा रही है, इन्फेक्शन जो है उसकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है ना। ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब इसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं कि भाई बैक्टीरिया होगा तो कैसे हम पहचानेंगे? WBC से और DLC से और एब्सोल्यूट काउंट से। वायरल होगा तो कैसे पहचानेंगे? एक्यूट है या फिर क्रोनिक है। चलो अब देखते हैं हम WBC की रिपोर्ट्स को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या फिर WBC काउंट कितना है? 16000 mm क्यूबिक। हमें पता है नॉर्मल कितना होता है? 4000 से 11000, ये नॉर्मल होता है। किसी किसी लैब रिपोर्ट में थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है कि उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, ऐसे है ना। तो ये नहीं सोचना कि जो मैं बता रहा हूँ 4000 से 11000 तो वही रहेगा, ये चेंज हो सकता है। और हमें जो रेफरेंस रिपोर्ट में रेफरेंस दिया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। अब मान लो किसी बच्चे की रिपोर्ट है, उसमें तो हीमोग्लोबिन हमें ज़्यादा दिखेगा, उसी के बराबर में रेफरेंस दिया होगा कि ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर रेफरेंस नहीं दिया होता तो हम क्या सोचते भाई हीमोग्लोबिन 19 आ गया, हम सोचते इसको पॉलीसाइथीमिया है या फिर इसको डिहाइड्रेशन है, ऐसे कुछ करके दुनिया भर की कंडीशन सोच लेते। इसी वजह से रेफरेंस का फ़ायदा है कि हम देख सकें कि नॉर्मल रेंज कितनी है। वैसे ही हम नॉर्मल रेंज से कंपेयर करते हैं। तो हमने देख लिया 16000 हमारी प्लेटलेट है, न्यूट्रोफिल कितनी है हमारी? 80%। देखो बैक्टीरियल, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसमें न्यूट्रोफिल हमेशा ज़्यादा होंगी, TLC हमेशा ज़्यादा होंगी। एक्यूट स्टेज में तो TLC हमेशा ही ज़्यादा होंगी। ये हमारा एक्यूट केस है, एक्यूट केस है। अब बैक्टीरियल है या नहीं है वो हम देखते हैं कैसे। देखो ये तो हमें पता लग गया कि भाई 16000 है, TLC बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल 80% है,
लिम्फोसाइट 15% है। अब न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज क्या होती है हमारी? न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज होती है 40 से 70%। लिम्फोसाइट की होती है हमारी रेंज 20 से 40%। मोनोसाइट की 1 से 7%। ईस्नोफिल की हमारी क्या होती है नॉर्मल रेंज 1 से 4%। बेसोफिल को देखो ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते नहीं है क्योंकि ये 1% से भी कम ही मिलती हैं। अगर किसी में हाई मिल रही है ना ये तो कैंसर इंडिकेट करती हैं, तो हम बेसोफिल 1 से कम परसेंट होता है, लेस देन 1%। ठीक है, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। देखो न्यूट्रोफिल हमारा बढ़ा हुआ है। न्यूट्रोफिल क्या होती है? न्यूट्रोफिल हमेशा बैक्टीरिया के उसमें ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स होंगी। मान लिया कोई बैक्टीरिया आया तो उसको जो अटैक करेंगे ना वो न्यूट्रोफिल करेंगे। टीएलसी हमेशा बैक्टीरिया में ज़्यादा मिलता है, या तो नॉर्मल मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। अब हमने दो चीज़ देख ली, टीएलसी इंक्रीज़ है, न्यूट्रोफिल भी इंक्रीज़ है, लिम्फोसाइट डिक्रीज़ है। लिम्फोसाइट क्यों डिक्रीज़ है? हमारा जो लिम्फोसाइट है वो यूज़ होता है हमारा किस में? वायरस को मारने के लिए। अब भाई हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि लिम्फोसाइट बैक्टीरिया के केस में कुछ नहीं करेगी, तो इसका प्रोडक्शन तो एक डिक्रीज़ कर देगी हमारी बॉडी। बोन मैरो में लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रोफिल का बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कंफर्म कर देता है कि हमारा एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन अभी हमें एब्सोल्यूट काउंट भी देखना है। अब देखो एब्सोल्यूट काउंट न्यूट्रोफिल कितना है? 12,800। अब ये निकालते हैं, तो देखो अब इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं। टीएलसी हमारा कितना था उसमें? टीएलसी था 16,000 इंटू कितने परसेंट? 80% अपॉन 100। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 12,800। अब देखो इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? लेकिन हमारी इसकी नॉर्मल रेंज होती है हमारी 2,000 से 7,000। ठीक है, अब देखो 7,000 से कितना ज़्यादा इंक्रीज़ है ये? 12,800। इसका मतलब न्यूट्रोफिल हमारी इंक्रीज़ है। ये हमारा क्या इंडिकेट करता है? एक तो इंडिकेट करता है हमारी जो बॉडी है वो कैपेबल है लड़ने के लिए, वो बोन मैरो हमारा एक्टिव है और इंक्रीज़ कर रहा है हमारी न्यूट्रोफिल को प्रोडक्शन को। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा हमारे लिम्फोसाइट देखो कितना है? 2,400। होना कितना चाहिए हमारा? 800 से 4,900। अब देखो यहाँ पे आता है वो वाली बात, अगर मैं परसेंटेज देखता तो लिम्फोसाइट की परसेंटेज कितनी थी? 15। नॉर्मल हमारी परसेंटेज कितनी होती है? 20 से 40%। लेकिन जब हमने इस रिपोर्ट में परसेंटेज देखी तो 15 थी, तो मुझे क्या लगा हमारी लिम्फोसाइट क्या है? कम है, परसेंटेज के हिसाब से कम है। लेकिन लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में कितनी है? अगर काउंट वाइज देखें 2,400, होनी कितनी चाहिए? 800 से 4,900। इसका मतलब एब्सोल्यूट काउंट में हमारी जो लिम्फोसाइट हैं वो हमारी ठीक है, नॉर्मल है। ठीक, मोनोसाइट भी हमारी नॉर्मल है, ईस्नोफिल भी नॉर्मल है, और हमारी ये बेसोफिल भी नॉर्मल है। तो इस वजह से एब्सोल्यूट काउंट देखना जरूरी है। अगर मान लें यहाँ पे लिम्फोसाइट हमारी सीवियरली डिक्रीज होती, इसका मतलब हमारी हाई चांसेस थे या तो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है या फिर वो बोन मैरो को सप्रेस करते जा रहा है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। तो हमारा एब्सोल्यूट काउंट देखना इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हम ये तो पता लगा लेंगे परसेंटेज से कि भाई हमारा जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है या फिर हमारा वायरल है। कैसे? वही चेक करके लिम्फोट्रोफिल बढ़े हुए हैं और लिम्फोसाइट परसेंटेज में कम है तो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वहीं अगर इसका उल्टा कर दें, न्यूट्रोफिल कम है परसेंटेज में और लिम्फोसाइट इंक्रीज़ है परसेंटेज में, टीएलसी भी डिक्रीज़ है परसेंटेज में, तो हमारा वायरल है। लेकिन जो हम एब्सोल्यूट काउंट देखते हैं वो इस वजह से देखते हैं कि हमारा इम्यून किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। वहीं पे अगर हमारा न्यूट्रोफिल मान लो बढ़े हुए होते, परसेंटेज में तो बढ़ी हुई हैं लेकिन इसमें कम हो जाते, मान लो 2000 नॉर्मल है, हमारे हो जाते 1000 एब्सोल्यूट काउंट में। ये क्या इंडिकेट करता है? हमारे न्यूट्रोफिल डिक्रीज होते जा रहे हैं, न्यूट्रोपीनिया हो गया। अब हमारी हाई ससेप्टिबिलिटी है कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो, इन्फेक्शन दूसरे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस है, इस वजह से एब्सोल्यूट काउंट हमें देखना चाहिए। अब देखो अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हुआ होगा ना एब्सोल्यूट काउंट में, तो अभी कम हो सकता है वो कन्फ्यूज़न। देखो पहले हमने देखा था एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, अभी हमारा टीएलसी कितना है? टोटल ल्यूकोसाइट 11,000, मतलब नॉर्मल रेंज में है। न्यूट्रोफिल 70%, ये भी नॉर्मल रेंज में है, मतलब
बॉर्डर लाइन है पर नॉर्मल है, बॉर्डर लाइन नॉर्मल है। लिम्फोसाइट 20% नॉर्मल है। मोनोसाइट बॉर्डर लाइन है। ईओसिनोफिल नॉर्मल है। बेसोफिल नॉर्मल है। ये हमारा बॉर्डर लाइन नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है या फिर लोअर नॉर्मल है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि भाई टीएलसी भी नॉर्मल है, न्यूट्रोफिल भी नॉर्मल है, लिम्फोसाइट भी नॉर्मल है, मोनोसाइट भी नॉर्मल है, ईओसिनोफिल भी नॉर्मल है, बेसोफिल भी नॉर्मल है, तो मैं क्या देखूंगा? अगर सिर्फ इस चीज़ को देखूँ, मैं बोलूँगा कोई इन्फेक्शन नहीं है, या फिर अगर इन्फेक्शन है तो वो रिजॉल्व हो गया। मान लो कोई इन्फेक्शन था तो वो रिजॉल्व हो गया। इस चीज़ को देख के मैं सिर्फ ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट काउंट देखूँ, ये देखो, अगर एब्सोल्यूट काउंट पे होते हैं तो कितना है? 7700। होना कितना चाहिए हमारा? 2000 से 7000। इसका मतलब न्यूट्रोफिल हमारा अभी भी इंक्रीज़ है। लिम्फोसाइट हमारा नॉर्मल रेंज में है। मोनोसाइट देखो, मोनोसाइट हमारा क्या है? बॉर्डर लाइन पे था हमारा इंक्रीज़ है। देखो, क्रोनिक इन्फेक्शन में चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो सकता है कि वायरल में कभी कभी ना दिखे, लेकिन बैक्टीरियल में मोनोसाइट हमारा इंक्रीज़ होगा। क्यों? मोनोसाइट का फंक्शन क्या है? जब ये ब्लड में होता है तो मोनोसाइट बोलते हैं, जब ये टिश्यू में जाता है तो इसको मैक्रोफेज बोलते हैं, ठीक है। अब मैक्रोफेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में देखो, मान लो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जैसे टीबी हो गया किसी को, ट्यूबरक्लोसिस, तो उसमें क्या होगा? हमारा ग्रैनुलोमा बनता है। ग्रैनुलोमा किस किस चीज़ से बनता है? मैक्रोफेज होता है ना। और बहुत सारी सेल होती है, लेकिन मैं जो माइक्रोफेज से ड्राइव्ड होते हैं वो बोलता हूँ। मैक्रोफेज हो गया, डेंड्राइट सेल हो गया, और हमारी जेंट सेल हो गया, और भी सेल होती हैं। तो वो हमारा क्या करता है? ग्रैनुलोमा बनाता है। उस चीज़ के लिए हमारे मोनोसाइट ज़्यादा चाहिए। इस वजह से हमारा मोनोसाइट भी जो है वो इंक्रीज़ होता है, चाहे माइल्ड हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन होता है। या तो बॉर्डर लाइन होगा, या थोड़ा स्लाइटली हाई होगा, या फिर ज़्यादा हाई होगा। न्यूट्रोफिल हमारे इंक्रीज़ हैं। अब हमने देखा जो हमारा टीएलसी था वो बॉर्डर लाइन था, 11000 था, बॉर्डर लाइन हाई था, है ना। इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अभी भी, या तो वो क्रोनिक है या फिर वो रिकवरी फेस में है। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो क्रोनिक है या फिर वो रिकवरी फेस में है। अब ऐसे कैसे पता लगाएं? भाई पहले पेशेंट आया हमारे पास, मान लो डे 1 पेशेंट आया, उसमें हमने पहले वाली रिपोर्ट देखी जिसमें था 16000 टीएलसी था, ठीक है। डीएलसी में हमारा न्यूट्रोफिल इंक्रीज था, लिम्फोसाइट हमारा डिक्रीज था। एब्सोल्यूट में हमारा न्यूट्रोफिल इंक्रीज था और हमारा लिम्फोसाइट नॉर्मल था। डे 1, अब उसको कोई भी ट्रीटमेंट दिया, मान लिया हमने कोई भी ट्रीटमेंट दे दिया। अब आता है वो हमारे पास 10 दिन बाद, डे 10। पहले डे 1 आया, डे 10 आया। डे 10 में हमें ये फाइंडिंग मिलती है। इस कंडीशन में बोल सकते हैं, इस कंडीशन में क्रोनिक नहीं होगा, इस कंडीशन में होगा हमारा रिकवरी है। ये होगी रिकवरी। हमने दोबारा सीबीसी कराया तो हमारी रिकवरी दिखी। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं हम। मान लो वहीं पेशेंट आया हमारे पास डे 1, उसने हमें सारे सिम्टम बता दिए, हमने सुन लिए। उससे हमने पूछ लिया कि कोई मेडिसिन तो नहीं ली, कितने दिन से ये सिम्टम है, या फिर कोई अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया इसको ठीक करने के लिए। उसने बोला मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। अब उसने बोला मुझे है 1 महीने से, चलो मानते हैं मुझे 3 महीने से, उसे है 3 महीने से खांसी, ठीक है, कफ है परसिस्टेंट, ठीक है। हमने क्या कराया? हमने सीबीसी कराया, तो ये रिपोर्ट फाइंडिंग हुई। इस केस में हम बोल सकते हैं इसको क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्योंकि उसने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और उसने सीबीसी कराया तो ये फाइंडिंग हुई। तो हमारा क्रोनिक इन्फेक्शन है, 3 महीने से बोल रहा है वो, ठीक है। हो सकता है इसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है इसको कोई और इन्फेक्शन हो बैक्टीरियल। तो ऐसे हमें इंटरप्रेट करना है। अब देखते हैं वायरल इन्फेक्शन का। देखो, वायरल रिपोर्ट आने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, उसमें प्लेटलेट नहीं लिखा हुआ। अब जब भी हमारा एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ना, या कोई इन्फ्लामेशन होगा, तो उस केस में हमारा प्लेटलेट इंक्रीज़ होगा। नॉर्मल रेंज होती है हमारी 1.5 लाख से 4 लाख, है ना। तो जब भी एक्यूट इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल होगा या फिर इन्फ्लामेशन होगा, तो हमारी प्लेटलेट इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है उसमें एक मीडिएटर होता है इंटरल्यूकिन। ये इंटरल्यूकिन लीवर पे एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? इसमें थ्रोम्बोपोइटिन को रिलीज़ कराता है। उसकी वजह से हमारे जो प्लेटलेट है उनका प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्लेटलेट इंक्रीज़ होगा।
चलो अब आती है हमारी दूसरी रिपोर्ट। पैरामीटर्स देखते हैं इसके। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट हमारा कितना है, ल्यूकोसाइट 3000 mm³। नॉर्मल कितना होता है 4000 से 11000। हमारा कितना है 3000, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमारा क्या है, कम है। अब देखो बैक्टीरिया में हमने क्या देखा था, या तो नॉर्मल रहेगा या फिर हमारा टोटल ल्यूकोसाइट क्या होगा, हमारा कम होगा। नॉर्मल कब रहेगा, नॉर्मल हायर लेवल पर रहेगा क्रोनिक स्टेज में, ज़्यादा कब रहेगा एक्यूट स्टेज में। वायरस में क्या होगा हमारा, या तो कम होगा 4000 से कम होगा, या फिर लोअर नॉर्मल रहेगा, मतलब या तो बॉर्डर लाइन पे, या तो 4000 होगा या 4500 होगा या 5000 होगा क्रोनिक स्टेज में। ये हमारा मान लिया 3000 है, ठीक है। न्यूट्रोफिल कितने हैं हमारे 30%, होने कितने चाहिए हमारे 40 से 70%। पहली चीज़ हमने देख ली। लिम्फोसाइट कितने हैं हमारे 60%, होने कितने चाहिए 20 से 40%, मतलब हमारे लिम्फोसाइट क्या है, इंक्रीज़ हैं। मोनोसाइट हमारे नॉर्मल है, एसिनोफिल हमारे नॉर्मल है, बेसोफिल भी नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या देख लिया, टीएलसी देख लिया। जब भी टीएलसी डिक्रीज़ होगा ये इंडिकेट करता है हमारे वायरस इन्फेक्शन को। लिम्फोसाइट इंक्रीज, टीएलसी डिक्रीज और लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे हमारे किस में, वायरल इन्फेक्शन में। तो ये है हमारा एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल इसमें कम क्यों हुए, न्यूट्रोफिल इसमें इस वजह से कम हुए, जैसे हमने बैक्टीरिया में देखा था वैसे वायरस में है। अब हमारे जब लिम्फोसाइट लड़ते हैं, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट, किसके लिए, वायरस से लड़ते हैं, तो न्यूट्रोफिल का तो कोई काम है नहीं। तो हमारी बॉडी क्या सोचती है, इसे क्यों बनाना बिना मतलब के, तो इतना ही रखती है जिससे कि हमारे और इन्फेक्शन ना हो, अदर इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से इसको इसी लेवल में रखती है, तो कम कर देती है। अब न्यूट्रोफिल कम होंगे तो बोन मैरो क्या करती है, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है, जिससे वायरस से लड़ सके। यही रीज़न है न्यूट्रोफिल कम होते हैं वायरस इन्फेक्शन में और लिम्फोसाइट कम होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है। हमने देख लिया भाई वायरल इन्फेक्शन है। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छे से लड़ भी पा रही है या नहीं। अब देखेंगे हम एब्सोल्यूट काउंट। देखो न्यूट्रोफिल कितने हमारे कम है, ठीक है, होने भी चाहिए क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट ज़्यादा होने चाहिए। अब लिम्फोसाइट कितने हैं हमारे, लिम्फोसाइट है हमारे इसमें 1800, उसमें कितने परसेंट थे 60%। 60% क्या दिखा रहा था हमें, कितने ज़्यादा लिम्फोसाइट हैं, लेकिन है कितने 1800। नॉर्मल कितने होने चाहिए हमारे 800 से 4900, लेकिन 1800 है, कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। इसका मतलब जो वायरल इन्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। मोनोसाइट हमारे नॉर्मल है, एसिनोफिल नॉर्मल है, बेसोफिल नॉर्मल है, ठीक है। तो हम इससे सीवियरिटी का भी पता लगा सकते हैं। अगर मान लिया ये 1800 की जगह बॉर्डर लाइन होते 4000 होते, इसका मतलब पहला हमारी जो बॉडी है वो कैपेबल है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। दूसरा जो हमारा इन्फेक्शन है वो हमारा थोड़ा सीवियर की तरफ जा रहा है, इसी वजह से तो लिम्फोसाइट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी तो नॉर्मल है, मान लिया 1000 भी होते तो माइल्ड इन्फेक्शन है, 1800 है माइल्ड इन्फेक्शन है। मान लिया 2000 से 2500 होते तो हमारा मॉडरेट हो सकता था, उससे ऊपर होते तो सीवियर इन्फेक्शन है तो हमारी लड़ रही है बॉडी, है ना। ये हमारा इसका सिग्निफिकेंस है। अभी मान लो एक केस ले लो कि हमारा TLC 3000 है, ठीक है, और हमारा जो न्यूट्रोफिल हमारा कम ही रहेगा, वायरल इन्फेक्शन ले रहे हैं हम। लिम्फोसाइट हमारा क्या हुआ, लिम्फोसाइट हमारा हुआ इसमें 20%, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट निकालना है हमें। तो देखो अगर मैं सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो मेरे लिम्फोसाइट कितने हैं, नॉर्मल हैं। लिम्फोसाइट नॉर्मल दिख रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है लिम्फोसाइट का परसेंटेज क्या होता है 20 से 40%। ये हमारा क्या होता है लिम्फोसाइट का नॉर्मल। अभी अगर मैं इसका एब्सोल्यूट काउंट निकाल लूँ तो फिर वही कैलकुलेशन लगाएंगे हम, 3000 इंटू 20% अपॉन 100, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा हमारा 600। नॉर्मल रेंज कितनी होती है हमारी लिम्फोसाइट की, नॉर्मल रेंज होती है हमारी 800 से 4900, मतलब ये इंडिकेट करता है ल्यूकोपीनिया। इस केस में क्या है, इन्फेक्शन इतना सीवियर है कि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती जा रही है और बोन मैरो हमारी इतना लिम्फोसाइट बना नहीं पा रही। किस केस में हो सकता है हमारा, HIV,
एड्स में हो सकता है हमारा ये कंडीशन, है ना। एड्स में ये कंडीशन हो सकती है कि हमारा लिम्फोसाइट डाउन जाता जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे जो है हमारी बाकी भी जो सेल्स हैं वो भी डाउन जाती हैं। तो ये मेन सिग्निफिकेंस है हमारा एब्सोल्यूट काउंट का। अगर मैं नॉर्मल देखता तो भाई हमारा तो 3000 लिम्फोसाइट है, ठीक है, हमने देख लिया टोटल ल्यूकोसाइट जो है हमारा 3000 है। एक बार को हम चलो सोच लेते हैं, इसको लाइटली ले लेते हैं, 4000 से थोड़ा सी तो कम है, ठीक है। लिम्फोसाइट में देख लिया 20% नॉर्मल है, तो हम पेशेंट को क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी इम्यूनिटी डाउन है तो इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट देखें तो हमारा कितना है 600, जो कि बहुत कम है। इस केस में हमें टेंशन लेने वाली बात है ये, है ना। इस वजह से एब्सोल्यूट काउंट हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं हम क्रोनिक वायरल में हमारे क्या देखने को मिलता है। और एक चीज़ और उसमें रहेगी, इसमें भी प्लेटलेट नहीं लिखा हुआ, तो जो हमारा प्लेटलेट है, प्लेटलेट वायरल इन्फेक्शन में कम हो जाता है। क्यों? देखो, जब भी देखा होगा डेंगू है, हमारा डेंगू वायरस है, डेंगू में हमारा क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। प्लेटलेट कम इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो हमारा वायरस है, वायरस जो है हमारी बोन मैरो को सप्रेस करता है। अब जब ये बोन मैरो को सप्रेस करेगा तो हो सकता है हमारा आरबीसी और हीमोग्लोबिन भी कम हो। किसी किसी केस में देखना आरबीसी और हीमोग्लोबिन भी कम मिल सकता है, ठीक है। और प्लेटलेट तो कम मिलेंगी वायरस में, क्यों? क्योंकि बोन मैरो सप्रेस कर रहा है, तो प्लेटलेट डाउन जाती हैं। देखो, अब देखते हैं हम दूसरी रिपोर्ट। इसमें टीएलसी कितना है हमारा 4500, लोअर नॉर्मल है, 4500 लोअर नॉर्मल। न्यूट्रोफिल कितना है, नॉर्मल है 50%। लिम्फोसाइट कितना है हमारा, नॉर्मल है। मोनोसाइट हायर नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल कितना होता है 1 से 7, तो ये हमारा क्या है, हायर नॉर्मल। ईस्नोफिल हमारा कितना है 2%। बेसोफिल कितना है हमारा 1%। तो ये सब हमारे नॉर्मल हैं। लेकिन हमारा टोटल ल्यूकोसाइट कितना है हमारा 4500। अब देखते हैं, देखो जब भी हमारा क्रोनिक इन्फेक्शन देखते, क्रोनिक वायरल देखते हैं ना, तो सीबीसी से इतना एग्जैक्ट पता नहीं लगता। ज़्यादातर वैल्यू जो है नॉर्मल होती हैं, सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तो सिम्टम से। पहला ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये रिकवरी फेस हो, है ना, जैसे हमने बैक्टीरिया में बात करी थी। हो सकता है डेंगू हो किसी को, हमारे ये टीएलसी लो हो, मेडिकेशन चली हो, तो ये हमारा इंक्रीज फेस में हो। ये भी हो सकता है कि रिकवरी फेस हो। तो ये सब हमें पता लगता है कि पेशेंट आया कब था, क्या सिम्टम लेके आया था, पहले कोई ट्रीटमेंट लिया था या नहीं लिया था, या फिर ट्रीटमेंट के बाद ही रिपोर्ट कराई है, ये सब पूछने से पता लगता है। तो क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन हमारा ऐसे सीबीसी से एग्जैक्ट बता नहीं सकते, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। मान लो ये पेशेंट पहली बार आया है, ना तो इसने कोई ट्रीटमेंट लिया ना कुछ लिया, इसको अभी भी दिक्कत है, जो भी दिक्कत बता रहा है, चाहे बुखार बता रहा है, चाहे फटीक बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, उसको दिक्कत अभी भी है। इसका मतलब हमने सीबीसी कराया तो उसकी जो वैल्यू आई 4500 आई। न्यूट्रोफिल हमारा नॉर्मल आया, लिम्फोसाइट नॉर्मल आया, मोनोसाइट नॉर्मल आया, ईस्नोफिल नॉर्मल आया परसेंटेज में। अब अगर हम इसका एब्सोल्यूट काउंट देखें तो कितना है 2250 न्यूट्रोफिल का, तो हमारा नॉर्मल है। हमें पता है भाई 2000 हमारा नॉर्मल होता है, 7000 से हमारा नॉर्मल होता है, तो न्यूट्रोफिल नॉर्मल है। लिम्फोसाइट कितना है हमारा 1800, नॉर्मल में पता है कितना होता है 800 से 4900। मोनोसाइट भी हमारा थोड़ा सा इंक्रीज बोल सकते हैं। देखो वायरल हो चाहे हमारा बैक्टीरियल हो, मोनोसाइट का काम क्या है, अब भाई वायरस आया है तो कुछ सेल हमारी बॉडी की मरी होंगी। क्रोनिक केस में क्या होता है, कुछ सेल हमारी बॉडी की मरी होंगी, कुछ सेल वायरस की मरी होंगे। ऐसे ही बैक्टीरिया में होता है, कुछ सेल हमारी बॉडी के मरे होंगे, कुछ सेल हमारे बैक्टीरिया के मरे होंगे। तो मोनोसाइट का क्या काम है, क्लीन करता है ये क्या करता है भाई, लड़ाई वड़ाई हो गई न्यूट्रोफिल के बीच में या फिर लिम्फोसाइट के बीच में या फिर हम कोई बैक्टीरिया वायरस के बीच में, जो मर गए उन्हें खा जाता है ये। तो क्रोनिक केस में क्यों ज़्यादा होता है, ये क्या करता है, जितने भी सेल मरे हुए हैं उनको खाने का काम करता है। तो खाने के लिए तो भाई ज़्यादा मोनोसाइट चाहिए, तो ये लगभग या तो इंक्रीज़ होता है या फिर हायर नॉर्मल रेंज में होता है या फिर स्लाइटली इंक्रीज़ होता है। तो ये इंडिकेट करके बताता है। अब देखो अगर मोनोसाइट इंक्रीज़ है, टीएलसी हमारा बॉर्डर लाइन लो है ना, बाकी कंडीशन हमारी नॉर्मल है, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि भाई क्रोनिक इन्फेक्शन है। बाकी हम सिम्टम और ट्रीटमेंट प्लान क्या चला था या फिर चल रहा है या कभी लिया था या नहीं लिया था, उससे डिसाइड करते हैं। तो कंफर्म क्या करता है हमारा सीबीसी, एक्यूट बैक्टीरियल, क्रोनिक बैक्टीरियल, एक्यूट वायरल। लेकिन क्रोनिक वायरल में हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। ये था अभी तक का हमारा, हमने हीमोग्लोबिन देख लिया, एनीमिया देख लिया, हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन देख लिया, एक्यूट क्रोनिक, वायरल इन्फेक्शन देख लिया, एक्यूट क्रोनिक। अब देखते हैं हम इसमें प्लेटलेट क्या होंगी। इसमें प्लेटलेट इंक्रीज भी हो सकती हैं या नॉर्मल भी हो सकती, डिक्रीज भी हो सकती हैं
इसमें प्लेटलेट हमारी डिक्रीज भी हो सकती हैं या नॉर्मल भी हो सकती हैं। तो अभी तक क्या देख लिया हमने, इसमें एनीमिया देख लिया, ठीक है, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन देख लिया, हमने हाइड्रेशन स्टेटस देख लिया। अब क्या चलते हैं हम, अब देखते हैं एलर्जी। कैसे सीबीसी से पता करेंगे किसी पर्सन को एलर्जी है या नहीं। मतलब एलर्जी का मतलब ये नहीं है कि एलर्जी मतलब मान लो किसी को कुछ खाया किसी ने, और एक एलर्जी होती है ना, या तो हमारा कोई स्किन रैशेस हो गए या फिर कोई कफ हो गया, फीवर हो गया, ऐसे कोई एलर्जी है या नहीं, उस चीज़ का कैसे पता लगे सीबीसी से। अब देखो एक पेशेंट है राहुल कुमार, 25, एज मेल, सैंपल होल टाइप ये सब है। अब देखते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या आया। देखो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, टोटल आरबीसी नॉर्मल है, पैक्ड सेल वॉल्यूम नॉर्मल है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम नॉर्मल है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। मतलब ना तो इनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ना कहीं इनको वायरल इन्फेक्शन है, ना इनको कोई एनीमिया है। अब आते हैं हमारे डीएलसी पे, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट पे और एब्सोल्यूट काउंट पे। तो न्यूट्रोफिल हमारा कितना है, 58%, लगभग नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है हमारा एब्सोल्यूट काउंट। लिम्फोसाइट कितना है हमारा, 28%, नॉर्मल है, एब्सोल्यूट काउंट नॉर्मल है। मोनोसाइट कितना है हमारा, 5%, नॉर्मल है, 540 नॉर्मल है। ईओसिनोफिल देखो जो हमारी ईओसिनोफिल होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 से 4% ईओसिनोफिल। ईओसिनोफिल हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई या तो कोई एलर्जी हो या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी कौन सा, जो हमारे किसी के पेट में अगर कीड़े हों उसमें भी हमारा ईओसिनोफिल इंक्रीज हो सकता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, एलर्जी। इसमें ईओसिनोफिल इंक्रीज है 864, नॉर्मल कितना होता है हमारा ये 40 से 440, लेकिन इसमें कितना है 864, तो हमारा इंक्रीज है। इसका मतलब इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को भी कुछ ना कुछ एलर्जी है। ये हो गया हमारा एलर्जिक। ईओसिनोफिल हमारा एलर्जिक में मोर जो प्रोमिनेंट होता है और जो ज़्यादातर हम देखते हैं वो ईओसिनोफिल ही देखते हैं। तो अब हम एक और कंडीशन देखते हैं, सीबीसी के पैरामीटर देखते हैं। हीमोग्लोबिन कितना है, 7.2 ग्राम पर डेसीलीटर, कम है, आरबीसी भी कम है, हीमोक्राइट भी कम है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी नॉर्मल है। उसके बाद टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 1800 पर माइक्रोलीटर, बहुत ही ज़्यादा कम है। प्लेटलेट काउंट कम है, 45,000। अब देखो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं एब्सोल्यूट काउंट के साथ। न्यूट्रोफिल कितना है, 45%, वैसे देखा जाए तो नॉर्मल है। लिम्फोसाइट लगभग नॉर्मल है, मोनोसाइट नॉर्मल है, बेसोफिल नॉर्मल है, और ईओसिनोफिल नॉर्मल है और बेसोफिल नॉर्मल है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट काउंट देखें, 810, 810, 108, 36। न्यूट्रोफिल और बेसोफिल का एब्सोल्यूट काउंट देखो कितना कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी जब हमने ये पूरी रिपोर्ट देखी तो क्या दिखा, आरबीसी भी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है, टोटल ल्यूकोसाइट भी कम है, और हमारा एब्सोल्यूट काउंट भी कम है। ये सारी चीज़ें कम है। इसको बोलते हैं हम पैन साइटोपीनिया। पैन मतलब सारी सेल, साइटो मतलब सेल, पैन सारी सेल, पिनिया मतलब कम। हमने देखा ऊपर से लेकर नीचे तक सारी सेल हमारी कम है। आरबीसी भी कम है, हीमोग्लोबिन तो कम है ही, हीमोग्लोबिन तो, और टीएलसी भी कम है, और हमारा एब्सोल्यूट काउंट भी कम है। ये क्या इंडिकेट करता है, हमारा बोन मैरो सप्रेशन कम कर दिखाता है। या तो बोन मैरो फेलियर हो गया, या फिर बोन मैरो फेलियर हो गया, या फिर हमारा कोई कीमोथेरेपी चल रही है। ठीक है, दो चीज़ इंडिकेट करता है, तो कीमोथेरेपी चल रही है या फिर बोन मैरो फेलियर हो गया। अब देखो दोबारा से यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट काउंट का इम्पोर्टेंस बता दूँ। अगर मैं इसको नॉर्मली देखता तो न्यूट्रोफिल तो 45% है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। लिम्फोसाइट भी नॉर्मल दिखा रहा है, मोनोसाइट भी, ईओसिनोफिल भी, बेसोफिल भी। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट काउंट अगर नहीं देखता तो इस रिपोर्ट को मैं सिर्फ ये बोलता कि भाई चलो ल्यूकोसाइट, तुम्हारा टोटल ल्यूकोसाइट कम है, हीमोग्लोबिन वगैरह भी कम है, आरबीसी भी कम है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब मैंने एब्सोल्यूट काउंट देखा तो मुझे पता लगा कि भाई बोन मैरो है तो कंप्रेशन है या फिर इनको कीमोथेरेपी चल रही है। अब मैंने उनसे पूछा पेशेंट से कि भाई कीमोथेरेपी चल रही है, उन्होंने बोला नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ और पहली बार मुझे ऐसा लगा है। तो मैं इंडिकेट करूँगा भाई इनको बोन मैरो कंप्रेशन है, या तो फिर ये स्टेरॉइड ले रहे हैं, या तो ये स्टेरॉइड ले रहे हैं, या फिर इनको बोन मैरो फेलियर हो चुका है। तो ये फ़ायदा है एब्सोल्यूट काउंट देखने का। अब देखो एब्सोल्यूट काउंट अगर हमें बोन मैरो चेक करना हो तो उसके बाद कुछ चीज़ें और आती हैं।
जिसमें होता है हमने प्लेटलेट देखा, प्लेटलेट काउंट भी कम था। प्लेटलेट में भी जैसे हमारा आरबीसी में था ना रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट, ऐसे प्लेटलेट में होता है प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन वेट और हमारा मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। ये दोनों चीज़ें भी हमारी प्लेटलेट में होती हैं, इनको भी देखते हैं। देखो जो हमारी रिपोर्ट थी उसमें कितना था, लगभग 47,000 के आसपास हमारी प्लेटलेट थी, है ना। अब आता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, पहले मैं नॉर्मल वैल्यू लिख देता हूँ। नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी इसकी 7.5 से 11.5 फेम्टोलीटर। अब देखो इसकी कंडीशन हो सकती है, अभी इसमें क्या है हमारा लो है, नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो इसमें क्या होगा हमारा कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे या तो एप्लास्टिक एनीमिया है, या फिर कीमोथेरेपी है, या फिर बोन मैरो फेलियर। इसका मतलब पहले बता देता हूँ क्या होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। मतलब जैसे हमने आरबीसी में देखा था, एक प्लेटलेट का एवरेज साइज़ क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 7.5 टू 11.5 फेम्टोलीटर। अभी इसकी हमारी जो एवरेज सेल का साइज़ होता है प्लेटलेट का वो कम है। किस किस कंडीशन में हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया, कीमोथेरेपी और बोन मैरो फेलियर। तो हमने अब एक चीज़ तो देख ली कि भाई इनको कीमोथेरेपी लगी नहीं हुई, बाकी जो रिपोर्ट देखी हमने देखा बोन मैरो फेलियर है, तो एक ये भी प्लस पॉइंट दे देता है कंफर्म करने के लिए, हाँ भी बोन मैरो फेलियर है। दूसरा होता है प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन वेट, मतलब प्लेटलेट का साइज़ में वेरिएशन कितना है। इसकी नॉर्मल की रेंज कितनी होती है हमारी, इसकी नॉर्मल रेंज होती है हमारी 9 से 14%, ये नॉर्मल रेंज है, लेकिन ये तो नॉर्मल रेंज से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लेटलेट हैं वो या तो यूनिफॉर्म है साइज़ में, ठीक है, मतलब जो प्लेटलेट का सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट है वो यूनिफॉर्म है, एक ही साइज़ की प्लेटलेट है। ये क्या इंडिकेट करता है हमारा, ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा प्लेटलेट का प्रोडक्शन है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। और क्या कर सकता है हमारा, किन किन कंडीशन में हो सकता है हमारा प्लेटलेट का जो हमारा प्रोडक्शन है वो एक्टिव नहीं है। पहला तो हमने यहाँ देख लिया भाई बोन मैरो फेलियर है, उससे पहले भी रिपोर्ट देखी हमने कि भाई आरबीसी भी कम है, टीएलसी भी कम है, बाकी हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एब्सोल्यूट काउंट भी कम है हमारा, मेन प्लेटलेट भी कम है हमारा, मेन प्लेटलेट वॉल्यूम भी कम है हमारा, पीडब्ल्यूडी भी हमारा ये इंडिकेट करता है कि भाई जो प्लेटलेट का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ है। तो हमारी ये सारी चीज़ें मिला के हमने कन्फर्म कर दिया कि भाई बोन मैरो कंप्रेशन है, सॉरी बोन मैरो फेलियर है। लेकिन सीवीसी रिपोर्ट से हम नहीं बताएंगे कि बोन मैरो फेलियर है, बाकी हम और फर्दर टेस्ट करेंगे। लेकिन हमें एक आइडिया लग गया, हाँ है तो कंफर्म ही कि बोन मैरो फेलियर है, लेकिन पेशेंट को हम सीबीसी रिपोर्ट से नहीं बता सकते ना कि सिर्फ बोन मैरो फेलियर है, आगे भी रिपोर्ट कराएंगे कुछ। अब देखो ऐसा नहीं है एमपीवी या पीडब्ल्यूडी हमारे सिर्फ बोन मैरो में भी दिखते हैं, आजकल जो रिपोर्ट आती है उसमें नॉर्मल में भी एमपीवी और पीडब्ल्यू देखते हैं। अब इनकी सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। अभी तक हमारा बोन मैरो हो गया, अब बोन मैरो भूल जाओ, अब नई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। चलो अब देखते हैं हम नॉर्मल में क्या होता है। अगर हमारी ऊपर की सारी रिपोर्ट ठीक है लेकिन प्लेटलेट हमारा कम है, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम अगर हमारा कम है तो क्या इंडिकेट करता है, या तो कीमोथेरेपी है या फिर हमारा एप्लास्टिक एनीमिया है। बोन मैरो में क्यों नहीं बोल रहा, बोन मैरो फेलियर भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो ऊपर की रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। कीमोथेरेपी में भी हमारी ऊपर की रिपोर्ट डिक्रीज़ हो सकती है, तो हम कीमोथेरेपी का निकाल देते हैं, बोन मैरो का निकाल देते हैं, तो एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, फिर उसमें भी हम बाकी चीज़ें देखते हैं। तो लो ज़्यादातर अगर नॉर्मल रिपोर्ट है तो लो नहीं होगा, या तो ये हाई होगा या फिर नॉर्मल होगा। अगर ये याद नहीं कर सको ना, समझ नहीं आ रहा तो इसको छोड़ भी सकते हो, या तो ये स्लाइटली इंक्रीज़ होगा या फिर नॉर्मल होगा। मान लो हमारा कितना था 7 कुछ था, 7.5 से 11.5, ठीक है। मान लो ये हमारा थोड़ा सा हाई है या फिर हमारा नॉर्मल रेंज में 11 है, 11 फेम्टोलीटर, तो ये क्या इंडिकेट करता है, या फिर हमारा हाई मान लो, चलो हाई ले लेते हैं इसको, ये मान लो हमारा है 12 फेम्टोलीटर। अब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा प्लेटलेट का प्रोडक्शन है वो एक्टिवेट है। अब अगर ये ज़्यादा हाई होता है, ये स्लाइटली हाई है ना, 0.5% सिर्फ हाई है, तो हम इसको नॉर्मली कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है 14, 15, तो ये क्या इंडिकेट करता है, या तो रिकवरी हो रही है आफ्टर बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है, या फिर हमारा कोई ब्लीडिंग हुई है उसके बाद ये दिखा रहा है। ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, बोन मैरो ज़्यादा प्लेटलेट प्रोड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि उसे टेम्पररी प्लग बनाना है, या फिर हमारा कोई
इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम प्लेटलेट को मार रहा है तो बोन मैरो से जल्दी जल्दी बना रहा है। ये कंडीशन हो सकती है अगर हाई हुआ तो। लो का हमने बता ही दिया। अब आता है हमारा प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन वेट, मतलब वेरिएशन कितनी है प्लेटलेट की सेल में। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 9 से 14, 9 से 14 होती है। अभी मान लो ये हमारी 15 है, इसको छोड़ दो, ये मान लो हमारी 15 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा PWD ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया। किस किस कंडीशन में हो सकता है हमारा, ये भी हमारा या तो इम्यून मीडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, मतलब जो हमारी पहले की सेल हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं या फिर छोटी हैं, इस वजह से जो हमारा बोन मैरो है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी हमारी प्लेटलेट बना रहा है, और जो लार्जर साइज़ में है, क्योंकि इमेच्योर बोन बना रहा है, भाई जल्दी जल्दी बनाएगा तो गड़बड़ तो होगी उसकी साइज़ और शेप में। फिर उसके बाद क्या हो सकता है हमारा प्लेटलेट रीजनरेशन हो सकता है आफ्टर डैमेज। मान लिया कोई प्लेटलेट डैमेज होगी किसी की वजह से, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लेटलेट रीजनरेट होगी कहाँ से, बोन मैरो से दोबारा बनेगी। उसके हिसाब से भी हमारा जो प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन वेट है वो वेरी कर सकता है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर हमारा ये लो हो गया, लो या फिर नॉर्मल, या तो स्लाइटली लो होगा या फिर नॉर्मल। अभी जैसे हम इसमें देख रहे हैं 8% है, नॉर्मल है, सॉरी लो है। नॉर्मल कितना होना चाहिए हमारा इसमें, नॉर्मल होना चाहिए 9 से 14%, 9 से 14%। तो ये क्या इंडिकेट करता है हमारा, ये इंडिकेट करता है प्लेटलेट यूनिफॉर्म है साइज़ में। ठीक है, और क्या करता है हमारा, ये बताता है कि जो हमारा स्टेटस है ना प्लेटलेट का वो मेंटेन है, स्टेबल है, प्लेटलेट स्टेबल है। इसका मतलब बॉडी में कुछ खास इंजरी हुई नहीं है अभी, ये कॉन्टीन्यूस है, कोई ना तो नई बन रही है ना हमारी कोई डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रही है। ये इंडिकेट करता है लो है, तो लो या नॉर्मल है तो अब हम एक और रिपोर्ट देखते हैं जो लास्ट है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। पेशेंट XYZ है, 10 ईयर है, जेंडर मेल है। ठीक है, रिपोर्ट देखते हैं अब। हीमोग्लोबिन कितना है, 6.8 ग्राम पर डेसीलीटर, कम है। टोटल RBC काउंट भी कम है, हीमेटोक्राइट भी कम ही होगा। MCV कितना है, नॉर्मल। MCH नॉर्मल, MCHC नॉर्मल। अब देखो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, 78,000 पर माइक्रोलीटर। एक चीज़ याद रखना, जब भी हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 50,000 से ज़्यादा हो, ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, हमारा ब्लड कैंसर होता है। इसमें देखो टोटल ल्यूकोसाइट कितना है हमारा, 78,000। प्लेटलेट कितनी है हमारी, 42,000। ESR में अभी डिस्कस नहीं करता क्योंकि ज़्यादातर CBC रिपोर्ट में ESR नहीं होता, इसको हम बाद में अलग से देखेंगे। ESR और CRP ये अलग से टॉपिक लेंगे। तो देखो अब देखते हैं न्यूट्रोफिल कितनी है। न्यूट्रोफिल कितनी है, 8%। नॉर्मल कितनी होती है, 40 to 70% या 75%। लिम्फोसाइट कितनी है, 12%। नॉर्मल 20 to 40% या 45%। मोनोसाइट 2%, नॉर्मल होती है हमारी 1 to 7 या 8%। ईस्नोफिल 1%, नॉर्मल हमारी 1 to 6%। बेसोफिल 0% या नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 1%। ब्लास्ट्स 77% है, 0%। अब देखो हमने देखा जो हमारी TLC था, TLC कितना था, 78,000। जब TLC 8,000 था तो फिर हमारे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ईस्नोफिल, बेसनोफिल कम क्यों है, इस ब्लास्ट की वजह से। हमारा जो बोन मैरो है वो एबनॉर्मल सेल बना रहा है जिसे बोलते हैं ब्लास्ट। तो 77% हमारे ये ब्लास्ट ही है, इसमें ना तो कोई न्यूट्रोफिल है, ना लिम्फोसाइट है, ना मोनोसाइट, ना ईस्नोफिल है, ना बेसोफिल है। ये हमारा ब्लास्ट या एबनॉर्मल सेल है जो कि जिसका कोई फंक्शन ही नहीं है। ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है हमारे ब्लड कैंसर को। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, ये बस इतना ही था ब्लड कैंसर के बारे में। अभी तक हमने क्या देख लिया, एनीमिया देख लिया, ठीक है, और क्या देख लिया हमने, इसके टाइप्स देख लिए, हमने इन्फेक्शन देख लिए, उसके टाइप एक मिनट, हमने एनीमिया और टाइप देख लिए, इन्फेक्शन देख लिया, बैक्टीरियल, एक्यूट या क्रोनिक, वायरल, एक्यूट या क्रोनिक। और उसके बाद क्या देखा हमने, एलर्जीज देख ली, एलर्जिक मीडिएटर, हमने बोन मैरो फेलियर देख लिया या सप्रेशन देख लिया,
ठीक है, और क्या क्या देखा हमने इसमें, हाइड्रेशन स्टेटस देख लिया, और ब्लड कैंसर देख लिया, ल्यूकेमिया, और हमने पॉलीसाइथीमिया भी देख लिया। मतलब आरबीसी का इंक्रीज होना किस किस कंडीशन में होती है, पॉलीसाइथीमिया। देखो पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसी का बढ़ना, पॉलीसाइथीमिया वेरा मतलब बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से आरबीसी इंक्रीज हो रही है। तो पॉलीसाइथीमिया जनरली हम यूज़ करते हैं कि आरबीसी बढ़ गई, या फिर हमारा डिहाइड्रेशन हो गया, पॉलीसाइथीमिया। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली। तो एक सीबीसी की रिपोर्ट से, जो कि हमारी 200 की आसपास की होती है, उससे हमारी इतनी सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं, है ना। जब भी हम जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास तो बेसिक रिपोर्ट होती है सीबीसी। अब देख लो उससे कितनी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है किसी भी मेडिकल, चाहे कोई मेडिकल का हो चाहे कोई पैरामेडिकल का हो, उसको सीबीसी रिपोर्ट रीडिंग आनी चाहिए। अब कॉमन टर्मिनोलॉजीज में बताता हूँ। देखो पहले आरबीसी से रिलेटेड ले लेते हैं। पहला होता है एनीमिया। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया। दूसरा होता है हमारा पॉलीसाइथीमिया। इसका मतलब क्या होता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन हमारा इंक्रीज हो गया। फिर आता है हमारा एरिथ्रोसाइटोपिनिया, मतलब आरबीसी डिक्रीज हो गया। देखो जहाँ भी पीनिया लग जाए ना, पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना। और क्या होता है हमारा इसमें, हमने देखा माइक्रोसाइटोसिस मतलब सेल का साइज डिक्रीज, मैक्रोसाइटोसिस मतलब सेल का साइज इंक्रीज, हाइपोक्रोमिया मतलब जो पिगमेंट है वो कम हो गया, ये सब। एक आता है हमारा एनआइसोसाइटोसिस। आइसो मतलब सेम, साइटोसिस मतलब सेल, एन मतलब सेम नहीं है। एनआइसोटोसिस ये हमने कहाँ देखा था, आरडीडब्ल्यू में, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट। मतलब अगर हमारा माइक्रोसिटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उसमें हमारा सेल का साइज कैसा होगा, वेरिएशन होगा उसमें। तो उस कंडीशन में होगा एनआइसोसाइटोसिस, मतलब सेल का साइज सेम नहीं है। अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसी पे। पहला आता है हमारा ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब जो हमारा डब्ल्यूबीसी टीएलसी है उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया। दूसरा आता है हमारा ल्यूकोपीनिया। पीनिया का मतलब क्या बताया था, कम होना। टीएलसी हमारा डिक्रीज हो गया। अब आता है हमारा न्यूट्रोफिलिया। इसका मतलब जो हमारे न्यूट्रोफिल हैं वो इंक्रीज हो गए। फिर आता है हमारा न्यूट्रोपीनिया, इसका मतलब न्यूट्रोफिल डिक्रीज हो गए। फिर आता है हमारा लिम्फोसाइटोसिस, मतलब लिम्फोसाइट इंक्रीज हो गए, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट। फिर आता है हमारा लिम्फोपीनिया, पीनिया का मतलब फिर यहीं पे डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी सेल बचती है हमारी, मोनोसाइट। तो मोनोसाइटोसिस मतलब मोनोसाइट इंक्रीज हो गई। ठीक है, मोनोसाइटोपिनिया वैसे जनरली होता नहीं है, कम हो गई। फिर आता है हमारा ईसिनोफिलिया, इसमें हमारी ईसिनोफिल इंक्रीज हो गई। बेसोफिल इंक्रीज हो गई। अब आती है हमारे प्लेटलेट रिलेटेड। पहला आता है हमारा थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब प्लेटलेट इंक्रीज हो गई नॉर्मल रेंज से। फिर आता है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब थ्रोम्बोसाइट डिक्रीज हो गई, प्लेटलेट डिक्रीज हो गई। फिर एक टर्म आती है हमारी थ्रोम्बोसाइथीमिया। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल पे हमारी जो प्लेटलेट है वो इंक्रीज हो जाती है, जैसे हमने देखा था ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर में। तो बस यही था सीबीसी इंटरप्रिटेशन।
ये आना चाहिए, कॉमन है बहुत ही ज़्यादा सीबीएसई इंटरप्रिटेशन। अगर इसमें कुछ समझना है या फिर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बता सकते हो।